पुस्तक 18 अध्याय 9 जादुई खजाना। विभाजक। 8 नीले ड्रैगन बादलों के भीतर सुनहरे शहर के चारों ओर तैर रहे थे। शहर के चारों ओर अंतरिक्ष में लहरें उठ रही थीं, जैसे एक स्थानिक दरार बन रही हो, और सुनहरा शहर सीधे उस दरार में उड़कर गायब हो गया। शहर के भीतर लाखों अमर देवता मौजूद थे। उनके ऊपर का आकाश अनंत बादलों से भरा था। वे बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। जाहिर है वे एक अलग ही जगह पर थे। तुम सब अपने अपने शिविरों में लौट जाओ। बिना अनुमति के कोई काम नहीं करना है। जो भी आदेश का उल्लंघन करेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट की आवाज 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी में गूंज उठी। हाँ, लाखों अमर लोगों ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की। तुरंत 9 सेनाएं और जिया सम्राट की कमान वाली सेना सभी सामान्य ढंग से अपने अपने शिविरों में प्रवेश कर गईं। उनमें से किसी ने भी बिना अनुमति के अपने शिविरों से बाहर निकलने का साहस नहीं किया। सभी समझ गए कि युद्ध के समय सैन्य अनुशासन बेहद कड़ा होता है। अगर अमरों को अपनी मर्जी से काम करने और घूमने की इजाजत दे दी जाए तो सेना को जल्दी से संगठित करना नामुमकिन हो जाएगा। ये काफी बड़ा है। डार्कनॉर्थ सेना शिविर में प्रवेश करने के बाद लाखों अमरों ने अनगिनत निजी कमरों वाला एक विशाल क्षेत्र देखा, जो उन सभी के रहने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अपनी अपनी जगह ढूंढो और अभी आराम करो। तुम्हें डार्कनॉर्थ आर्मी कैंप नहीं छोड़ना है, जी निंग ने आदेश दिया। हाँ जनरल, लाखों अमर सैनिकों ने विस्मयकारी स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाज से आकाश थर्रा उठा। अन्य सैन्य शिविरों से आने वाली आवाजें दूर से सुनी जा सकती थीं। 9 जनरलों, बैठक के लिए मुख्य हॉल में आओ। जिया सम्राट की आवाज अचानक गूंजी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, पहले आराम कर लो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, निंग ने कहा। ठीक है, यूवेई ने सिर हिलाया। हालांकि वह इस सेना में शामिल हो गई थी, लेकिन उसे युद्ध में उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्द ही निंग और बाकी 9 सेनापति 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के केंद्रीय मुख्य हॉल में पहुंच गए। जहां तक जिया सम्राट और अन्य 5 एम्पायरियन देवताओं, सच्चे अमरों का सवाल है, वे बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। इस अभियान में मैं फील्ड मार्शल के रूप में काम करूंगा। मैं और केवल मैं ही हमारी गतिविधियों और हमारी योजनाओं के लिए जिम्मेदार रहूंगा, जिया सम्राट ने अपने ऊंचे सिंहासन से कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि सीमलेस गेट की खुफिया व्यवस्थाएं अथाह हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद उन्हें पता चल जाएगा, इसलिए मैं अभी इसे अपने तक ही रख रहा हूँ। निंग और बाकी 9 लोगों ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए महाराज, ये युद्ध का समय है। हम जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है। चूंकि आप हमारे फील्ड मार्शल हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आप ही सब कुछ के प्रभारी होंगे। महाराज, दिव्य अमर सेनापतियों ने शीघ्रता से सहमति दे दी। सुभूति ने निंग को बताया था कि निर्बाध द्वार कितना शक्तिशाली है। वह जिया सम्राट की दुविधा समझ गया था। बाकी लोगों को समझ आया हो या न आया हो, लेकिन उन्होंने जिया सम्राट की व्याख्या स्वीकार कर ली। हम काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। वाह! तुरंत 18 काले फर से ढके मांस के गोले हवा में प्रकट हुए। काले फर वाले इन गोलों से हृदय को झकझोर देने वाली सुनहरी रोशनी भी निकल रही थी। इन 18 गोलों में अत्यंत शक्तिशाली आभा थी, जिससे निंग चौंक गया। उसे लगा मानो ये आनंद विश्व तलवारों के समान स्तर पर हों। ये उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग खजाने हैं, काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने कहा। कुल 9 जोड़े हैं। इन्हें विभाजक कहा जाता है और तुममें से प्रत्येक को एक जोड़ा मिलेगा। उच्च स्तरीय शुद्ध यांग खजाने। निंग सहित सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। ये चीजें अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थीं, यहाँ तक कि एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों के लिए भी। दरअसल कई एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों के लिए उनके सभी खजाने मिलकर भी स्प्लिटर्स के एक जोड़े के बराबर भी नहीं थे। तुमने उन्हें अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया? काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, निंग और बाकी लोगों ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत खजानों को स्वीकार कर लिया, उन्हें अपनी अमर ऊर्जा से भर दिया और आसानी से बांध लिया। ऐसा करते ही निंग तुरंत समझ गया कि इन शुद्ध यांग खजानों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। फुफ फुफ, शुद्ध यांग के स्प्लिटर्स की जोड़ी निंग के हाथों में समा गई, जिससे वे तुरंत ही पार्श्विक पंजों में बदल गए। निंग की हथेली और हाथों के पिछले हिस्से पर घने काले बाल उगाए और उसके नाखून इंच भर लंबे और चाकू जैसे नुकीले हो गए। ये किसी खूंखार जानवर के पंजे थे। रूपांतरित हो जाओ, निंग ने चाहा, और उसका एक नाखून तुरंत तेज गति से लंबा होकर एक लंबी तलवार में बदल गया। बाकी खंजर जैसे नाखून भी छोटे होते गए और गायब हो गए। रूपांतरित हो जाओ, तलवार गायब हो गई, लेकिन उसकी हथेली के किनारे पर एक तेज धार दिखाई दी, जो एक बड़े कुल्हाड़ी के किनारे की तरह लग रही थी। कुल्हाड़ी, भाला, तलवार, लाठी, ये सभी प्रकट हो सकते हैं। 9 दिव्य अमर अपने प्रयोगों के परिणामों से प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने नीचे उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया। बस, निंग और अन्य लोग तुरंत रुक गए। तुम्हारी संरचनाओं द्वारा बनाए गए स्वर्ग दंडक जबरदस्त शक्ति रखते हैं और निकट युद्ध में कुशल हैं, इसलिए युद्ध में तुम्हें हाथापाई करनी होगी। ये खजाने, विभाजक, तुम्हारे स्वर्ग दंडकों के लिए हथियार का काम करेंगे, काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम तलवार, कृपाण या अन्य हथियारों में कुशल हो, विभाजक तुम्हारे काम आने के लिए रूपांतरित हो जाएंगे। निंग और बाकी लोग अब समझ गए थे। तो ये स्वर्ग दंडक संरचनाओं के लिए थे। हालांकि मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने कहा। हालांकि स्वर्गीय दंडकों के पास अपार शक्ति तो है, लेकिन वे बहुत तेज या फुर्तीले नहीं हैं।
तुम्हें अपनी युद्ध रणनीति को उसी के अनुसार ढालना होगा। अपने शिविरों में लौट जाओ और सोचो कि युद्ध में अपने स्वर्गीय दंडकों का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ताकि वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकें। हाँ, निंग और अन्य लोग तुरंत पीछे हट गए। डार्कनॉर्थ सेना शिविर के भीतर सबसे बड़े बीचों बीच स्थित निजी कमरे में ये कमांडर का निवास था और यूवेई जी निंग के साथ यहाँ मौजूद थे। मुझे कैसे लड़ना चाहिए? निंग भौहें चढ़ाए इस सवाल पर गंभीरता से विचार कर रहा था। उसने उस एहसास को याद किया जो उसे तब हुआ था जब उसने पहली बार हेवन पनिशर पर कब्जा किया था। जबरदस्त ताकत का एहसास। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, हेवन पनिशर ग्रेटेक्स या वॉरहैमर इस्तेमाल करने के लिए सबसे उपयुक्त है। संक्षेप में, भारी हथियार। इनका इस्तेमाल सीधे तौर पर लड़ने के लिए किया जाना चाहिए, न कि फुर्तीले, शालीन तरीके से। युद्ध में व्यक्ति को अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर कोई स्पष्ट रूप से कमजोर है और फिर भी अपनी चमकदार, फुर्तीली तलवारबाजी पर अड़ा रहता है, तो वह मौत को दावत दे रहा होता है। सौभाग्य से निंग का असली शरीर एक राक्षस देवता का था, इसलिए उसे निकट युद्ध की कई बारीकियां पता थीं। वह तलवारबाजी की कई कलाएं भी जानता था, इसलिए वह जल्दी से अपने लिए सबसे उपयुक्त युद्ध विधि ढूंढने में सक्षम हो गया। क्या हो रहा है? तुम आराम करने तो आ गए हो, पर अभी भी यहीं बुदा रहे हो, यूवेई ने हंसते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मैं बस सीमलेस गेट के खिलाफ अपनी युद्ध रणनीति के बारे में सोच रहा हूँ, निंग ने हंसते हुए कहा। आखिरकार हेवन पनिशर का इस्तेमाल करना मेरे अपने फेंट गॉड शरीर का इस्तेमाल करने से अलग है। तो फिर आगे बढ़ो और कुछ समय इसके बारे में सोचो। मुस्कुराते हुए यूवेई उसके बगल में बैठ गई। निंग ने सिर हिलाया, फिर तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी अब केवल 300 मीटर लंबी थी और यह बादलों के भीतर छिपी हुई थी। हुश हुश हुश, कहीं से 3 काले कवचधारी आकृतियां प्रकट हुईं। कुछ ही क्षणों बाद काले वस्त्र पहने जिया सम्राट भी प्रकट हुए और वे शहर के पास खड़े होकर उन तीनों आकृतियों को निहारने लगे। मास्टर, तीनों आकृतियों ने आदरपूर्वक पुकारा। इस बार आपका मिशन बहुत अहम है। आपको पूरी संरचना को एकदम सही ढंग से स्थापित करना होगा, जिया सम्राट ने कहा। अगर आप असफल रहे तो हमें और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए स्वामी, 3 काले कवचधारी आकृतियों ने आदरपूर्वक कहा। तो फिर जाओ। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने सिर हिलाया। फुफ फुफ फुफ, 3 काले कवचधारी आकृतियां 3 अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं और फिर गायब होने के लिए उन्होंने प्रत्येक स्थानिक टेलीपोर्ट का उपयोग किया। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट वहीं बादलों के बीच खड़े होकर चुपचाप अपने 3 सेवकों के स्थानों पर ध्यान दे रहे थे। एक चौड़ी नदी के ऊपर हवा में अचानक कहीं से एक काले कवच वाली आकृति प्रकट हुई। आकृति ने एक पल चुपचाप सोचा, फिर उछलने की हरकत की। तुरंत एक मीनार के आकार का आधार नदी में उड़ गया, उसमें डूब गया और उसकी गहराई में गहराई तक धंस गया। एक विशाल ऊंचे पहाड़ के ऊपर हवा में कहीं से एक काले कवच वाली आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में अनगिनत जटिल रूनों से ढका एक मीनारनुमा संरचना आधार भी दिखाई दिया। उसने उसे अविश्वसनीय शक्ति से नीचे फेंका और वह तुरंत पहाड़ की गहराइयों में जा गिरा। एक काले कवच वाला व्यक्ति एक उजाड़ दलदल के ऊपर हवा में दिखाई दिया। उसने भी एक छोटा सा टावर नीचे गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में व्हाइट पोल कमांडरी के भीतर 9 से अधिक छोटे टावर स्थापित कर दिए गए, जिनमें से प्रत्येक व्हाइट पोल शहर से लगभग 500,000 किलोमीटर दूर था। व्हाइट पोल कमांडरी के भीतर काले वस्त्र पहने जिया सम्राट बादलों के बीच चुपचाप खड़ा था। यह महसूस करते ही कि 9 छोटी मीनारें स्थापित हो चुकी हैं, वह मुस्कुराया। अगर तुम एक कदम आगे से शुरुआत करोगे तो एक कदम आगे ही रहोगे। क्या सीमलेस गेट सचमुच सोचता है कि मैं शाही राजधानी की शक्ति पर इस हद तक निर्भर रहूंगा कि बिना लड़े बस उसकी रक्षा करूंगा? वह अनगिनत युगों से शाही राजधानी का निर्माण कर रहा था और यह वास्तव में ग्रैंड जिया के भीतर सबसे स्थिर स्थान था। अभी उसने राजधानी की निगरानी के लिए केवल सफेद वस्त्रधारी जिया सम्राट को ही पीछे छोड़ा था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उसमें सेंध लग सकती है। जिया सम्राट ने अपनी किलेबंद राजधानी पर निर्भर रहने का आसान रास्ता नहीं चुना था, बल्कि उसने हमला बोल दिया था। उठो, जिया सम्राट ने तुरंत इच्छा व्यक्त की। गड़गड़ाहट। एक विशाल नदी के भीतर पहले शांत पानी का प्रवाह अचानक प्रचंड और प्रचंड हो गया। नदी को हिलाते हुए झटके लगातार शक्तिशाली होते गए, जब तक कि एक धमाके के साथ उसके भीतर से एक विशाल मीनार अचानक फूट पड़ी, जो बिना रुके ऊपर की ओर उठती रही। पानी से बाहर निकली मीनार की नोक 30,000 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी और पूरी मीनार अनगिनत सुनहरे धब्बों और रेखाओं से ढकी हुई थी। देखते ही देखते दुनिया घूमने लगी और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली स्थानिक लहरें दिखाई देने लगीं। एक विशाल पर्वत टूटने लगा, क्योंकि पर्वत के हृदय से एक और भी विशाल काला टॉवर प्रकट हुआ जो सुनहरे धब्बों से ढका हुआ था। दलदल से एक विशाल दिव्य मीनार भी उभर रही थी। व्हाइट पोल कमांडरी का एक बड़ा क्षेत्र, जो 10 लाख किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ था, पूरी तरह से दिव्य टावरों के क्षेत्र में फंस गया। व्हाइट पोल सिटी के ऊपर स्थित सीमलेस गेट के काले गढ़ के भीतर सीमलेस गेट का मुख्य महल। सच्चे अमर व्हाइट पोल ऊपर बैठे थे और उनके नीचे स्वर्ग के देवता सच्चे अमर और कुछ दिव्य अमर बैठे थे। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी पर हमला करना इतना आसान नहीं है।
हमारी सबसे अच्छी संभावना ग्रैंड जिया के अन्य क्षेत्रों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करने में है, जिससे जिया सम्राट को अपना मुख्यालय छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। असंख्य दानव गुफा के गुफा गुरु ने जोर से कहा। मुझे अभी खबर मिली है, गेटमास्टर अजूर फॉक्स ने कहा। जिया सम्राट ने एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी बनाया है और फिर अपनी पूरी सेना को उसमें ले गया है। हालांकि शहर के किसी भी अमर को नहीं पता कि वह कहाँ है। ऐसा लगता है कि जिया सम्राट हमसे सावधान है और नहीं चाहते कि हम जानें कि वह कहाँ है और क्या कर रहे हैं। गड़गड़ाहट। अचानक स्थानीय स्थान बदलने लगा। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे भी बदल गए। एक प्रतिबंधात्मक संरचना, काले बालों वाला, काले वस्त्र पहने, लाल आंखों वाला बुजुर्ग ठिठक कर हंसा। क्या तुमने नहीं कहा था कि जिया सम्राट अपनी शाही राजधानी की ताकत पर भरोसा करेगा? ये संरचना कहाँ से आई? कियानकुन को बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र में ग्रेटर टेलीपोर्ट या शून्य ब्लिंक का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाहर जांच करने के लिए कोरसेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गेटमास्टर अजूर फॉक्स ने धीरे से कहा। जिया सम्राट हमारी उम्मीद से भी ज्यादा आश्वस्त है। क्या उसने सचमुच अपनी शाही राजधानी छोड़कर हम पर हमला करने की हिम्मत की है? सच्चे अमर व्हाइट पोल की ठंडी आंखों में उत्सुकता की एक झलक थी। उसने तुरंत बर्फीली आवाज में कहा, वह जितना ज्यादा इधर उधर उछलेगा उतनी ही जल्दी मर जाएगा। अंत में मैं ग्रैंड जिया का स्वामी बनूंगा। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी जिसने पूरे सीमलेस शहर को हिला दिया। यह अलार्म की आवाज थी। हमला शुरू हो चुका है। मुख्य महल में ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल, गेटमास्टर अजूर फॉक्स और बाकी सभी ने आश्चर्य से देखा। ये तो बहुत जल्दी हो गया। दुश्मन की टुकड़ी अभी कुछ ही देर पहले बनी थी और अब हमला आ पहुंचा है। पुस्तक 18 अध्याय 10 मोहरा। शहर की दीवारों पर चढ़ जाओ, सच्चे अमर व्हाइट पोल ने तुरंत आदेश दिया। चल दर। स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर, कई दिव्य अमर के साथ सभी जल्दी से मुख्य महल से चले गए और शहर की दीवारों की ओर उड़ गए। निर्बाध शहर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए वे जल्दी से उस दीवार पर पहुंच गए जहां से चेतावनी का संकेत आया था। जैसे ही वे पहुंचे, उस दीवार पर गश्त कर रहे सभी सैनिक तुरंत सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। उनमें कई शून्य स्तर के राक्षस देवता भी थे और उनमें से कुछ ने दिव्य शक्तियों का प्रशिक्षण लिया था जिससे दूर तक देखने की क्षमता प्राप्त होती थी। स्वाभाविक रूप से वे बहुत दूर तक देख सकते थे। ओह, सच्चे अमर व्हाइट पोल और अन्य लोगों के पास दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं थीं और वे सभी दूर तक देख रहे थे। अभी भोर हो रही थी। यहाँ के जंगली दलदल कोहरे और धुंध से घिरे हुए थे, लेकिन स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों की निगाहें उन्हें भेद कर दूर तक देख पा रही थीं। सीमलेस सिटी से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर एक विशाल, नंगे पांव, कम से कम 30,000 मीटर ऊंचा दानव देवता प्रकट हुआ था। उसने सिर्फ एक फर की लंगोटी पहनी हुई थी, बाकी शरीर पूरी तरह से नग्न था। वह आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा था, मानो तारों या चांद का पीछा कर रहा हो। नंगे पांव उछलता हुआ शैतान देवता बिना सिर का था। उसकी छाती पर एक बेजोड़ क्रूर चेहरा था। उसकी आंखें जहां उसके निप्पल होने चाहिए थे और उसकी नाभि उसके मुंह में बदल गई थी। ये चेहरा स्वर्गीय अमर एकता का चेहरा था। स्पष्ट रूप से यह एकता स्वर्गीय दंडक था जिसे ग्रैंड जिया की 9 अमर सेनाओं की एकता सेना ने बनाया था। स्वर्ग दंडक। निर्बाध शहर की दीवारों पर खड़े एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर लोग चौंके बिना नहीं रह सके। हालांकि गेटमास्टर अजूर फॉक्स ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जिया सम्राट ने स्वर्ग दंडक संरचना का निर्माण किया है, लेकिन वास्तव में उस सिरविहीन राक्षस देवता को अपनी आंखों से देखना अलग अनुभव था। वे सच्चे देवता जिंगटियन के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके। वह महान युद्ध देवता जिसकी प्रसिद्धि ने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। सब लोग, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सच्चे अमर व्हाइट पोल ने शांति से पूछा। गेटमास्टर एजियो फॉक्स ने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई व्हाइट पोल, मैं ग्रैंड जिया के सभी 9 जनरलों को जानता हूँ। इस हेवन पनिशर के चेहरे को देखकर लगता है कि ये सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी के नेतृत्व वाली सेना होनी चाहिए। मुझे पता है कि परीक्षणों के दौरान उन्होंने कितने कैओस गोल्डस्टोन के टुकड़े तोड़े, लेकिन ये तब की बात है जब उन्हें हेवन पनिशर फॉर्मेशन के जरूरी अंग नहीं सिखाए गए थे। मुझे विश्वास है कि उनके हेवन पनिशर की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। हमें ये पता लगाना है कि हेवन पनिशर वास्तव में कितने शक्तिशाली हो गए हैं, तभी हमारे पास ग्रैंड जिया को हराने का मौका होगा। ये वास्तव में हमारे सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के लिए खुद को परखने का समय है। एम्पायरियन भगवान थरीसंस ने सहमति व्यक्त की। जब सीमलेस गेट अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रहा था, जी निंग और 7 अन्य जनरल 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के केंद्रीय मुख्य महल में एकत्र हुए। शाही महिमा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सभी ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। बैठो, जिया सम्राट ने सिर हिलाया। तभी निंग और बाकी लोग बैठ गए, एक दूसरे को देखते हुए। है ना, सेलेस्टियल इमॉर्टल यूनिटी यहाँ क्यों नहीं है? हमारे 9 जनरलों में से सिर्फ 8 ही क्यों आए हैं? हम व्हाइट पोल कमांडरी तक पहुँच चुके हैं, काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने कहा। इसके अलावा मैंने एक विशाल संरचना स्थापित कर दी है जिसने व्हाइट पोल शहर के 10 लाख किलोमीटर के दायरे में जगह घेर ली है। इस क्षेत्र में ग्रेटर टेलीपोर्टेशन असंभव है और सह इंद्रिय का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इस संरचना के स्वामी के रूप में मैं इस क्षेत्र को स्कैन कर सकता हूँ। हालांकि चूंकि सीमलेस सिटी के चारों ओर सुरक्षा की परतें हैं, इसलिए मेरी सह इंद्रिय उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि बाकी सब कुछ मेरी पहुंच में है। निंग और अन्य सभी लोग चौंक गए। इतनी गति! उनमें से किसी को भी जिया सम्राट की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हम व्हाइट पोल कमांडरी पहुंचे तो मैंने दिव्य अमर एकता की कमान वाली सेना भेजी।
वे पहले ही स्वर्ग दंडक में बदल चुके हैं और निर्बाध द्वार की शक्ति का परीक्षण करने में हमारे अग्रदूत के रूप में सेवा कर रहे हैं। काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने हवा में इशारा किया और तुरंत एक छवि प्रकट हुई। ये छवि एक विशाल जंगली भूमि की थी, जिसमें एक विशाल पहाड़ के आकार का, लगभग बिना कपड़ों वाला, बिना सिर वाला राक्षस देवता नंगे पांव उसमें से कूद रहा था। सिरविहीन राक्षस देवता की छाती पर जो चेहरा था वह दिव्य अमर एकता का चेहरा था, बस वह ज्यादा भयंकर और बर्बर था। उसने पहले ही कोई चाल चल दी है। निंग मन ही मन चौंका। लगता है जिया सम्राट वाकई बहुत सतर्क है। वह हमें अपनी किसी भी हरकत के बारे में बता ही नहीं रहा है। फिर भी यही अच्छा है। इसका मतलब है कि सीमलेस गेट के खिलाफ हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। निंग को जिया सम्राट पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि इस बात की गारंटी थी कि वह कभी भी सीमलेस गेट में शामिल नहीं होगा। वह आदिकालीन शाही वंश का वंशज था। आदिकालीन शाही कुल नुवा गठबंधन की ओर से सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। आदिकालीन युग की प्रभावशाली शक्तियों में से एक, ताओवादी मार्ग और बौद्ध संघ, दोनों से भी अधिक शक्तिशाली। निंग को स्वाभाविक रूप से जिया सम्राट की निर्णायकता पर बहुत भरोसा था। आखिरकार यह एक स्वर्गीय दंडक है, एक जिंगटियन देवता जो एक संरचना के माध्यम से बना है। काले वस्त्रधारी जिया सम्राट के दाहिनी ओर एक लाल दाढ़ी वाला बुजुर्ग हंसा। यह कोई असली राक्षस नहीं है और इसकी शक्ति स्वर्गीय अमरों द्वारा नियंत्रित और मुक्त अमरों द्वारा निर्देशित है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, इसे एक देहधारी शरीर का रूप देते हैं। इस प्रकार इस देहधारी शरीर में अपार शक्ति है, जो इसे बहुत तेज गति से दौड़ने में सक्षम बनाती है। अगर यह हवा में उड़ रहा होता तो ये बहुत धीमी गति से चलता, और इसलिए आगे बढ़ने का सबसे उपयुक्त तरीका जमीन पर उछल कूद करना है। अपने विशाल आकार और अपार शक्ति के कारण ये काफी तेज दौड़ता है। निंग ने लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा। निंग और बाकी लोग जिया सम्राट के साथ रहने वाले 5 एम्पायरियन देवताओं, सच्चे अमर देवताओं को जानते थे। उनमें से 3 आदिकालीन शाही कुल से थे और जिया सम्राट के पूर्ण समर्थक थे। बाकी 2 सच्चे अमर डोंगियान और स्काईफॉर्मर कुल के संस्थापक, सच्चे अमर स्काईफॉर्मर थे। निंग ने बहुत पहले सुना था कि काइंड वाटर कुल में एक एम्पायरियन देवता है, लेकिन इससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। फायर क्लाउड की बात सही है। जिया सम्राट ने सिर हिलाया। तुम्हें स्वर्ग दंडकों की शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इसकी बेहतर समझ होनी चाहिए। इस युद्ध को ध्यान से देखो। ये पहली बार होगा जब हमारा ग्रैंड जिया सीमलेस गेट के खिलाफ सचमुच युद्ध करेगा। याद रखो, चाहे कुछ भी हो, अति आत्मविश्वासी मत बनो। तुम्हारे स्वर्ग दंडक 1000 दिव्य अमर और 1 लाख मुक्त अमर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर तुम हार गए तो मरने वाले अकेले तुम नहीं होगे। 1000 दिव्य अमर और मुक्त अमर का एक समूह भी नष्ट हो जाएगा। निंग और अन्य लोगों को तुरंत अपने दिलों में भारीपन का एहसास हुआ। एकता, अब तुम रुक सकती हो, जिया सम्राट ने अचानक कहा। उसकी आवाज सीधे यूनिटी हेवन पनिशर के कानों में पहुंची। तस्वीर में यूनिटी हेवन पनिशर एक विशाल झील में उछलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये झील कम से कम 1000 किलोमीटर लंबी थी। हालांकि झील का पानी गहरा था, फिर भी यूनिटी हेवन पनिशर की पिंडलियों तक मुश्किल से पहुंच पा रहा था। विशाल लहरें केवल विशालकाय हेवन पनिशर के पैरों के बालों को ही गीला कर पा रही थीं। तुम सीमलेस सिटी से सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर हो, जिया सम्राट ने कहा। एकता, अभी यहीं रुको। मुझे विश्वास है कि सीमलेस गेट का हमला जल्द ही होगा। यूनिटी हेवन पनिशर झील के भीतर चुपचाप खड़ा था, मानो आदिकाल से ही वहां स्थिर हो, मानो दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला न सके। जो कोई भी उसे देखता उसका दिल कांप उठता। उससे निकलने वाली आभा शक्ति की आभा थी जो केवल आदिकाल के दुष्ट देवताओं के पास ही थी। आखिरकार ये हेवन पनिशर सच्चे देवता जिंगटियन पर आधारित था। उससे निकलने वाला अहंकार और युद्ध की इच्छा अधिकांश स्वर्गिक देवताओं से कहीं बढ़कर थी। अचानक झील का पानी लहरदार होने लगा। यूनिटी हेवन पनिशर दूर स्थित सीमलेस सिटी की ओर देख रहा था। एक छोटा सा काला बिंदु तेजी से पास आ रहा था, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा था, उस जीव का चेहरा सफेद मानव जैसा था, काले शल्कों से ढका हुआ था, और उसके 2 हाथ और 2 पैर थे। उसकी ऊंचाई 30,000 मीटर थी, लेकिन उसका अजगर जैसा, सर्प जैसा शरीर 90,000 मीटर लंबा था। भोर हो चुकी थी। विशाल झील की सतह धुंध और ओस से ढकी हुई थी। झील के भीतर एक विशालकाय 30,000 मीटर ऊंचा, बिना सिर वाला, सिर्फ एक फ्री लंगोटी पहने दानव खड़ा था। दूर आदिकाल का एक विशालकाय सफेद चेहरे वाला बाढ़ के अजगर जैसा रूप धारण किए आगे बढ़ रहा था। वह जल्द ही झील के पास पहुंच गया, और उसके हर कदम से पूरी झील कांपने और लहरें उठने लगीं, जिससे विशाल शक्तिशाली लहरें उठने लगीं। आर्च ड्रैगन क्लाउड सिटी के मुख्य महल के भीतर हर कोई इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। एक आदिम आतंक जानवर, सफेद चेहरे वाला बार ड्रैगन, सच्चा अमर डोंगियान खुद से बुदबुदाया। सीमलेस गेट को सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन को बनाने में हमारी जैसी ही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए था। जिया सम्राट, जो ऊपर अपने सिंहासन पर बैठे थे, भौहें चढ़ाते हुए बोले। देखने में तो सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन में कोई खामी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यह असली है। जाहिर है ये संरचना बिल्कुल सही होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जो केवल एक सच्चे ईश्वर या एक पिता ही बना सकते थे। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि यह कितना शक्तिशाली है। एक जिंगटियन देवता को एक आदिम आतंक जानवर, एक सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर के साथ युद्ध करते हुए देखकर, हाहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आदिम युग में लौट आया हूँ। सच्चे अमर आकाश किसान ने हंसते हुए कहा।
बहुत पहले आदिम युग में, जब मैं अपने कबीले के बुजुर्गों के पीछे छिपकर जीवित रह रहा था, मैंने एक बार एक प्राचीन राक्षस देवता को एक आदिम आतंक जानवर के साथ युद्ध करते देखा था। अभी हमारे सामने जो दृश्य है वह बिल्कुल वैसा ही लगता है। हम जिया सम्राट हंसे और सिर हिलाया। जब हम इंसान पहली बार फलने फूलने लगे थे और हमारी हैसियत अभी भी कम थी, तब आदिकाल में उन प्राचीन दुष्ट देवताओं और देव जानवरों का बोलबाला था। उस समय यह उनकी दुनिया थी। देव जानवरों और आतंक जानवरों को दुष्ट देवता माना जा सकता है। दुष्ट देवता जो जानवरों के रूप में होते थे उन्हें देव जानवर कहा जाता था, जबकि वे जानवर जो असाधारण रूप से हिंसक स्वभाव के होते थे और जिन्हें हत्या और वध में आनंद आता था उन्हें आतंक जानवर कहा जाता था। श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले आदिम आतंक जानवर स्वर्ग के देवताओं की शक्ति के साथ पैदा हुए थे। वे विस्मयकारी रूप से प्रसिद्ध थे और युद्ध के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे। एक आदिम राक्षस और एक आदिम आतंक जानवर के बीच युद्ध। निंग हवा में छवियों को घूर रहा था। विशाल बिना सिर वाला राक्षस और विशाल श्वेत मुख वाला बाढ़ अजगर दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके युद्ध इरादे दृश्य में व्याप्त थे और एक प्राचीन छवि का आभास करा रहे थे। ये शुरू हो गया है। सब लोग ध्यान से देखो, जिया सम्राट ने अचानक कहा। उस शांत निर्जन झील के भीतर विशाल स्वर्गीय दंडक श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के आमने सामने खड़ा था। सस टेरर बीस्ट का शरीर फुफकारने की आवाज के साथ लहरा रहा था, क्योंकि वह यूनिटी हेवन पनिशर की ओर गौर से देख रहा था। यूनिटी हेवन पनिशर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को ध्यान से देखा। दोनों कुछ क्षण तक वहीं खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहे। अचानक सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन ने अपनी चाल चली। धमाका, झील का पानी फट गया, जिससे पूरी झील हिल उठी और दूर के किनारे भी हिल गए। सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन अचानक आगे बढ़ा और अपने दुश्मन के बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को तुरंत पार कर गया। उसकी दोनों भुजाएं दो बेमिसाल तीखे पंजों की तरह बाहर निकलीं, बिल्कुल फ्लड ड्रैगन के पंजे। आदिकालीन आतंक जानवरों को जानवर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनमें कई पार्श्विक विशेषताएं थीं। उदाहरण के लिए उनके पंजे और उपांग अक्सर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जादुई खजानों के समान होते थे। जैसे ही वह आगे बढ़ता, आतंक जानवर के तीखे पंजे सीधे यूनिटी हेवन पनिशर के पार्श्व भाग की ओर बढ़ते और उसमें एक बड़ा घाव बनाने की कोशिश करते। यूनिटी हेवन पनिशर बस एक कदम पीछे हटा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके दाहिने हाथ की धार मानो किसी ब्लेड की धार में बदल गई। वह बिजली की तेजी से वार करता हुआ आया, मानो उसमें असली जिंगटियन की शक्ति समाहित हो। पुस्तक 18 अध्याय 11 उन्मत्त युद्ध। सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर ने जल्दी से अपना एक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके हाथ शल्कों से ढके हुए थे और तीखे व लंबे पंजों से भरे हुए थे। यूनिटी हेवन पनिशर ने अपने विशाल कुल्हाड़ी जैसे हाथ से नीचे की ओर वार किया और सीधे सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन के बाएं पंजों पर इतनी जोर से वार किया कि पंजे सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन के कंधों की ओर नीचे की ओर धंस गए। सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर अचानक घूम गया और अपनी विशाल 90,000 मीटर लंबी पूंछ से यूनिटी हेवन पनिशर की ओर बिजली की तेजी से झपटा। यूनिटी हेवन पनिशर ने भी जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। टकराना, वह पीछे की ओर उड़ते हुए विशाल झील के पानी में लुढ़कते हुए और 3000 मीटर ऊंची लहरें उठाते हुए खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि झील की लहरों का यूनिटी हेवन पनिशर पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई आम इंसान फिसलकर कीचड़ भरे तालाब में गिर गया हो। उसने खुद को ऊपर उठाया, जिससे झील एक बार फिर कांप उठी और फिर खुद को एक बार फिर टेरर बीस्ट की ओर फेंक दिया। जिंगटियन देवत्व और टेरर बीस्ट ने कई हमलों का आदान प्रदान किया। उनके बीच लड़ाई असाधारण रूप से बर्बर और हिंसक थी। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर जिया सम्राट, जी निंग और अन्य सभी ने चित्रों को गौर से देखा तथा विशाल झील में स्वर्गीय दंडक और श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन की लड़ाई देखी। सीमलेस गेट ने अपने गठन के आधार के रूप में एक आदिम टेरर बीस्ट श्वेत मुख वाले फ्लड ड्रैगन का उपयोग किया है। इस गठन की गहनता और युद्ध में इसकी शक्ति हमारे हेवन पनिशर गठनों से जरा भी कम नहीं है। जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। देखो, हालांकि टेरर बीस्ट शारीरिक शक्ति में हमारे हेवन पनिशर से थोड़े कमजोर हैं, उनकी पूंछ में अपार शक्ति होती है और वे हमारे हेवन पनिशर से भी अधिक शक्तिशाली हैं। निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। देखो, दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया, जिया सम्राट ने कहा। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ऐसे घावों को जल्दी भर देती है। किसी ने भी दूसरे को सचमुच घायल नहीं किया है। जाहिर है, दोनों पक्षों के शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और किसी के लिए भी एक ही वार से दूसरे को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। एक एक करके कम समय में जीत हासिल करना मुश्किल होगा। जीतने का एकमात्र तरीका संख्या बल है। यही एकमात्र तरीका है जिससे कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्दी से मार सकता है, जिया सम्राट ने कहा। अगर हम उनमें से एक को मार सकें, अगर मेरा अनुमान सही है, तो वे टेरर बीस्ट कम से कम 1000 दिव्य अमर और अनगिनत लूज अमर से बने हैं। एक टेरर बीस्ट को मारना एक जबरदस्त जीत होगी। जिया सम्राट के बगल में कवच पहने एक महिला एम्पायरियन देवता खड़ी थी। युद्ध में जीत की कुंजी अपने दुश्मनों को कमजोर करते हुए खुद को मजबूत बनाने में निहित है। इस बार थोड़ा कमजोर करो, अगली बार थोड़ा और, हमारा फायदा बढ़ता ही जाएगा और अंत में हम अपने दुश्मनों पर आखिरी वार करके उन्हें धूल चटा देंगे। मुझे लगता है कि उनके पास इन आदिम आतंक जानवरों, इन सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन की संख्या ज्यादा नहीं हो सकती। जब वे मुख्य महल में आपस में बातें कर रहे थे, अचानक हवा में दिख रही तस्वीर में युद्ध का दृश्य बदल गया। विशाल झील धुंधली धुंध से भर गई थी।
लेकिन अचानक तेज हवा चली और बादलों का एक विशाल भंवर बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इस जगह को भर रही है। जिया सम्राट का चेहरा बदल गया। 8 जनरलों, जल्दी करो और स्वर्ग दंडक गठन ग्रहण करो। जिया सम्राट अचानक चिल्लाया। हाँ, निंग और बाकी 8 के दिल दहल गए। वे भी उस विशाल भंवर को देखकर दंग रह गए थे। वे सभी समझ गए थे कि दुश्मन और भी ज्यादा टेरर बीस्ट फॉर्मेशन बना रहे होंगे और भी ज्यादा सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन बना रहे होंगे। जाहिर है, सीमलेस गेट ने शुरुआत में सिर्फ एक सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन को भेजकर और थोड़ी सी प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके जिया सम्राट को झूठी आत्मसंतुष्टि में डालने की कोशिश की थी। अब हालांकि वे अपने पास मौजूद सभी सफेद चेहरे वाले बार ड्रैगन भेज रहे थे। हम कितने क्रूर! तो क्या वे हमारी पहली ही मुठभेड़ में मुझे कोई जबरदस्त झटका देने की कोशिश कर रहे हैं? जिया सम्राट ठिठक कर हंसा। झील के ऊपर विशाल भंवर से पता चल रहा था कि जो सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन आकार ले रहे थे वे उसी झील के क्षेत्र में ही होंगे। फिर अभी तक कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? बस यही वजह थी कि वे सब एक पोर्टेबल छोटी दुनिया में छिपे हुए थे। निंग और बाकी 8 लोग तुरंत पूरी गति से मुख्य हॉल से बाहर निकल गए और अपने अधीनस्थों को अपनी बात बता दी। निंग मन ही मन दहाड़ा, डाकन और फार्मी, अपनी सेना इकट्ठा करो। बूम 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 बूम। 8 सैन्य शिविरों से अनगिनत अमर सैनिकों का एक समूह उड़ता हुआ बाहर आया। अमर सैनिक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े और पलक झपकते ही वे हवा में इकट्ठा हो गए। निंग अपनी डाकनॉर्थ सेना की ओर उड़ गया और सभी लोग मिलकर स्वर्गीय दंडक संरचनाओं में शामिल हो गए। जैसे ही रक्तरंजित रेखाएं दिखाई दी, साथ ही एक जबरदस्त युद्ध आशय भी प्रकट हुआ। जल्द ही 8 विशाल पहाड़ जितने बड़े नंगे पांव राक्षस देवता, जो केवल फर की लंगोट पहने हुए थे, प्रकट हुए। 8 स्वर्ग दंडक प्रकट हो गए थे और उनकी आभा स्वर्ग में ऊंची उठ रही थी। जल्दी करो और उसे मजबूत करो, जिया सम्राट मन ही मन चिल्लाया। अपनी रक्षा करो और अपने दुश्मनों का सफाया करो। जितना ज्यादा मार सको उतना अच्छा। हाँ, निंग और अन्य सभी ने आदेश पर सहमति व्यक्त की और फिर सभी 8 स्वर्गीय दंडक गायब हो गए। विशाल झील। यूनिटी हेवन पनिशर अभी भी श्वेत मुख वाले बाढ़ग्रस्त ड्रैगन टेरर बीस्ट से जूझ रहा था। अचानक उसके ऊपर प्राकृतिक ऊर्जा का एक विशाल भंवर बना और जैसे ही यह बना, एक और शक्ति उस भंवर से ऊर्जा खींचने लगी, जिससे वह और भी तेजी से घूमने लगा और भी बड़ा हो गया। अच्छा नहीं, यूनिटी हेवन पनिशर समझ गया कि कुछ बुरा हो रहा है। एक क्षण बाद जिया सम्राट की आवाज उसके कानों में गूंजी। सावधान, सीमलेस गेट पर और भी सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन होंगे और वे जल्द ही प्रकट हो जाएंगे। जिया सम्राट के इन शब्दों ने यूनिटी हेवन पनिशर के संदेह को और पुख्ता कर दिया। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने सफेद चेहरे वाले बाढ़ ड्रैगन को पीछे की ओर उड़ा दिया, फिर उससे दूर खींच लिया। जैसा कि संदेह था, 3 और पर्वत आकार के जीव अचानक कहीं से प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक के लंबे घुमावदार शरीर थे। सफेद मानव जैसे चेहरे, तीखे पंजे और काले शल्कों से ढके शरीर थे जो 90,000 मीटर से अधिक लंबे थे। मारना, दिव्य अमर एकता, मर जाओ। सफेद चेहरे वाला बाढ़ वाला ड्रैगन, जिसे खदेड़ दिया गया था, 3 नए टेरर बीस्ट के साथ एक साथ यूनिटी हेवन पनिशर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जो पहले टेरर बीस्ट को खदेड़ते ही तुरंत भागने के लिए आगे बढ़ा था, पलक झपकते ही वह विशाल झील की सतह पार करके जंगल में भाग गया। जितना हो सके उतना समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसने टेरर बीस्ट का सामना करने के लिए मुड़कर भी नहीं देखा। दौड़ने की गति के मामले में हेवन पनिशर थोड़े धीमे थे। धमाका। ठीक इसी समय जब दोनों पक्ष टकराने वाले थे, यूनिटी हेवन पनिशर के बगल में अचानक 8 विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। सभी विशालकाय फेंट गॉड्स, जो फर की लंगोट पहने हुए थे। वे सभी 8 हेवन पनिशर थे, बस उनकी छाती पर बने चेहरों में अंतर था। तो उसने सचमुच ऐसा किया। जियामांग काफी सतर्क है। सीमलेस सिटी की सुदूर दीवारों के ऊपर ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल और अन्य लोग 10,000 किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई को देख रहे थे। 8 अतिरिक्त हेवन पनिशर्स को प्रकट होते देख वे चिढ़ गए। उन्होंने जो श्वेत चेहरे वाला बाढ़ ड्रैगन भेजा था, उसके पास वास्तव में एक जादुई खजाना था, जिसके भीतर एक छोटी सी दुनिया थी, जिसके अंदर कई विशेषज्ञ छिपे हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे एक पल की सूचना पर अपनी शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना श्वेत मुख वाला बाढ़ ड्रैगन स्वरूप स्थापित करना और स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू किया, उन्हें तुरंत आभास हो गया कि जिया सम्राट की सेनाएं भी यही कर रही थीं। यूनिटी हेवन पनिशर संभवतः अपने साथ एक छोटी सी दुनिया भी लेकर चल रहा था। हालांकि सच तो ये है कि उनके अनुमान थोड़े गलत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूनिटी हेवन पनिशर जो ले जा रहा था वह संपूर्ण 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी थी। 4 सफेद चेहरे वाले बाढ़ ड्रैगन टेरर बीस्ट 9 स्वर्ग दंडकों का सामना कर रहे थे। ग्रैंड जिया के पक्ष के 9 स्वर्ग दंडकों का मनोबल नाटकीय रूप से बढ़ गया था। वे सभी जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि इस समय उनके पास पूर्ण बढ़त थी। हालांकि हम अति आत्मविश्वासी नहीं हो सकते। हमारी हर कार्रवाई में हजारों दिव्य अमर और लाखों मुक्त अमर के जीवन के साथ साथ इस युद्ध का समग्र क्रम भी शामिल है। हालांकि उसके पास पूर्ण लाभ था, इस तथ्य के कारण कि उसका हृदय बल शासक अवस्था के चरम पर पहुंच गया था। निंग अभी भी पूरी तरह से शांत रहने में सक्षम था। यूनिटी, लोचवाटर, डिस्टफ्लोट, तुम तीनों अपने सबसे नजदीकी 3 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन्स को धीमा करो।
जहाँ तक आखिरी सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन की बात है, डार्क नॉर्थ, तुम और बाकी 5 मिलकर उसके खिलाफ लड़ो। तुम्हें उस सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन को मारना होगा। जिया सम्राट ने सह ज्ञान के जरिए आदेश दिया। हाँ, यूनिटी हेवन पनिशर, लोचवाटर हेवन पनिशर और डिस्टफ्लोट हेवन पनिशर सभी अपने सबसे करीब सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन का सामना करने के लिए मुड़े। हुश हुश हुश। निंग और अन्य 6 अंतिम सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन पर हमला करने के लिए मुड़े। सीमलेस गेट के चारों टेरर बीस्ट्स इस बात से अचंभित रह गए, विशेष रूप से अंतिम श्वेत चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन जिस पर 6 द्वारा हमला किया जा रहा था। जल्दी करो और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एकजुट हो जाओ। उन्हें रोकने के लिए एक साथ जुड़ें। सफेद चेहरे वाले बार्ड के ड्रैगन एक दूसरे को मानसिक संदेश भेज रहे थे और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। अगर वे चारों पूरी तरह से एकजुट हो सकें तो वे 9 स्वर्गीय दंडकों से बचाव कर पाएंगे। वे भले ही कमजोर स्थिति में हों, लेकिन कुछ समय तक टिके रह पाएंगे। सीमलेस गेट की क्षमताओं के कारण उनके पास चारों को बचाने के लिए पर्याप्त समय होगा। निंग और अन्य लोगों को भी इसकी उम्मीद थी। उनके दुश्मन मूर्ख नहीं थे और वे बेतरतीब मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं लड़ेंगे। कोई बात नहीं, वे अभी जंगल में हैं, सीमलेस सिटी से काफी दूर। हमें उन्हें यहीं मारना होगा। अगर हम एक को मार सकते हैं तो जरूर मारेंगे। जिया सम्राट ने मन ही मन संदेश भेजा। मारना, मार डालो। डार्कनॉर्थ हेवन पनिशर, ऑल बीस्ट्स हेवन पनिशर, 1000 नीडल्स हेवन पनिशर तथा अन्य सभी विस्फोटक शक्ति के साथ आगे बढ़े। जैसे ही 4 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लोचवाटर हेवन पनिशर अपने लक्ष्य टेरर बीस्ट के पास पहुंच गया, क्योंकि वह शुरू से ही उसके बहुत करीब था। लोचवाटर हेवन पनिशर की छाती पर मुंह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में एक क्रूर भाव था। अगर वह उनमें से किसी एक को भी बांध लेता तो बाकी तीनों के जीतने की संभावनाएं नाटकीय रूप से कम हो जाती। तो आओ। लोचवाटर हेवन पनिशर आगे झपटा और ऐसा करते हुए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, मानो पंगु ब्रह्मांडीय अंडे को चीरकर स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना कर रहा हो। और फिर उसने एक भयंकर प्रहार में अपना हाथ नीचे कर दिया। हालांकि भागते हुए श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन ने अचानक पलटकर लोचवाटर हेवन पनिशर के भयंकर प्रहार को रोकने के लिए पंजे से पीछे की ओर वार किया। धमाका, एक जबरदस्त विस्फोट के साथ कुछ ऐसा हुआ जो ग्रैंड जिया की टीम की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। इस आमने सामने की टक्कर में दरअसल हेवन पनिशर ही पीछे की ओर गिरा। दरअसल वह पीछे की ओर उड़ते हुए हवा में ही लुढ़क गया। जाहिर है वह अपना शरीर भी स्थिर नहीं रख पाया था। जैसे ही श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन ने लोचवाटर हेवन पनिशर को पीछे की ओर धकेला, वह तुरंत आगे की ओर झपटा तथा बिजली की गति से 2 पंजे से हमला किया। स्लैश स्लैश। लोचवाटर हेवन पनिशर अपने बाएं हाथ से पहले पंजे को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। हालांकि उसका शरीर और भी कमजोर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती के सामने एक छेद दिखाई देने लगा। दूसरा पंजा लोचवाटर हेवन पनिशर की छाती को सीधा चीर गया। यूनिटी हेवन पनिशर और व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन के बीच पहले हुए युद्ध में हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे को घायल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन घाव तुरंत भर गए। वे सभी मामूली घाव थे। हालांकि इस बार व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन के पंजे में इतनी अजेय शक्ति थी कि एक चीर से लोचवाटर हेवन पनिशर का सीना पूरी तरह से फट गया। दरअसल हेवन पनिशर के शरीर में छिपे कई लूज इमॉर्टल और सेलेस्टियल इमॉर्टल दिखाई दे रहे थे। उन सभी के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। RIP। जैसे ही श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के तीखे पंजे स्वर्ग दंडक की छाती को चीरते गए, उसने अनगिनत भीले अमर और स्वर्गीय अमर के शरीर को चीरते हुए उन्हें मार डाला। लोचवाटर हेवन पनिशर अब और नहीं चल सकता था। ये तुरंत ढह गया और इसके अंदर मौजूद अनगिनत छोटे छोटे सेलेस्टियल इमॉर्टल्स और लूज इमॉर्टल्स प्रकट हो गए। पुस्तक 18, अध्याय 12, अनगिनत हताहत। लोचवाटर सेना के अनगिनत अमर सैनिकों को निराशा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि वे काफी ताकतवर थे, लेकिन हेवन पनिशर फॉर्मेशन जैसी सर्वोच्च संयोजन संरचना के बिना वे सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन जैसे भयानक आदिम टेरर बीस्ट से मुकाबला करने के लिए जरा भी योग्य नहीं थे। और उनसे पहले वाला सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन बाकी 3 टेरर बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर था। सस्स। सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन ठंडी हंसी के साथ फुफकार उठा। उसके विशाल पंजे एक बार फिर आगे की ओर बढ़ गए। रुकना, घृणित प्राणी। 2 भयंकर गर्जनाएं गूंजी। अचानक कहीं से 2 और विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी आग की तरह लाल थी और उसका पूरा शरीर आग की लपटों से भरा हुआ था। दूसरी एक दुबली पतली युवती थी। हालांकि वह एक स्वर्ग की देवी थी, फिर भी उसने इस समय जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भारी मात्रा में काला पानी बह निकला, जिसने उसके दुश्मन को बांध दिया और बचे हुए लूज इमॉर्टल्स और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स को बहा ले गया। हा। आदिकालीन शाही कुल के सदस्य टेरर बीस्ट ठहाका मारकर हंसा। उसकी ड्रैकोनिक पूंछ बाहर की ओर उठी और उसके पंजे आगे की ओर फट गए और वह दिव्य अमर और मुक्त अमर का संहार करने के लिए आगे बढ़ा। बचे हुए सभी लोगों ने जो भी तरीके उपलब्ध थे उनका इस्तेमाल किया, चाहे वह अपने अमर संपदा में छिपना हो या बचाव की क्षमता का उपयोग करना हो। संक्षेप में वे जितना हो सके उतना समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस सफेद चेहरे वाले बार्ड के ड्रैगन की तुलना में वे बहुत कमजोर और धीमे थे। धमाका। लाल दाढ़ी वाला वह वृद्ध जो आकाश में उठती हुई धधकती लपटों से घिरा हुआ था, एक विशाल युद्ध तलवार से टेरर बीस्ट की ओर नीचे की ओर टूट पड़ा।
बदले में टेरर बीस्ट ने एक पंजा दिखाकर उसे रोक दिया। दोनों के बीच ऐसा घमासान हुआ कि पर्वत श्रृंखलाएं हिल जाएं। लाल दाढ़ी वाला बुजुर्ग पीछे की ओर उड़ गया और उसकी गति लोचवाटर हेवन पनिशर से भी ज्यादा तेज थी। उसके बगल में खड़ी स्वर्ग की देवी, जो स्वर्ग की देवी थी, जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालने लगी। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर हवा में तैरती हुई छवि अभी भी युद्ध के परिणाम प्रदर्शित कर रही थी। जिया सम्राट, सच्चा अमर डोंगियान, सच्चा अमर स्काईफॉर्मा और अत्यंत मानसल एम्पायरियन भगवान सभी के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। जिया सम्राट की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह सफेद चेहरे वाला बाढ़ वाला ड्रैगन बाकी तीनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि यह और भी ज्यादा दिव्य अमर, मुक्त अमर और बाकियों से मिलकर बना हो, या सफेद चेहरे वाले बाढ़ वाले ड्रैगन समूह का सेनापति कोई स्वर्ग का देवता या कोई सच्चा अमर है। इस बात के कई संभावित स्पष्टीकरण थे कि टेरर बीस्ट इतना शक्तिशाली क्यों था। यही बात स्वर्गीय दंडकों के लिए भी सच थी। अगर उसमें हजारों दिव्य अमर और लाखों मुक्त अमर शामिल होते तो उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर कोई शुद्ध यांग सच्चा अमर उसका नेतृत्व करता तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता, और अगर जी निंग जैसा कोई राक्षस उसका नेतृत्व करता तो वह भी बहुत शक्तिशाली हो जाता। और अभी तक सफेद चेहरे वाले बाढ़ ड्रैगन का भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, और चूंकि यह एक प्राचीन संरचना से बना था, इसलिए सही ज्ञान का उपयोग करके इसे भेदना संभव नहीं था। इसके अंदर देखने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता था कि इसमें कितने दिव्य अमर और मुक्त अमर हैं, या इसका सेनापति कौन है। हालांकि सफेद चेहरे वाले बाढ़ ड्रैगन के सभी चेहरे अलग अलग थे। जिया सम्राट को एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के बारे में बहुत कम जानकारी थी जो सीमलेस गेट के साथ युद्ध करते थे। हालांकि सीमलेस गेट को ग्रैंड जिया के पक्ष के बारे में लगभग सब कुछ पता था। जानकारी में यह असमानता ही इस घटना के घटित होने का एक कारण थी। अगर जिया सम्राट के पक्ष ने किसी शुद्ध यांग ट्रू इमोर्टल को स्वर्ग दंडक संरचना की कमान सौंपने की व्यवस्था की होती तो दुश्मन स्वर्ग दंडक के वक्ष मुख से तुरंत पता लगा लेता। छाती पर अंकित चेहरों को छिपाने या बदलने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से संरचना द्वारा ही बनाए गए थे। व्हाइट पोल शहर के ऊपर मंडराते काले गढ़ के भीतर अनगिनत भ्रामक जंजीरें काले गढ़ के आसपास के क्षेत्र को भरती रहीं। गढ़ की दीवारों के ऊपर सच्चे अमर व्हाइट पोल और उसके साथियों के चेहरों पर मुस्कान थी। हा, जब आप अपने दुश्मन और खुद को जानेंगे तभी आप अपनी सभी लड़ाइयों में जीत हासिल कर पाएंगे। जिया सम्राट को हमारे निर्बाध द्वार के बारे में बहुत कम जानकारी है। बहुत कम लोग एम्पायरियन देवता वेनम सॉन्ग के बारे में जानते हैं। वे उस श्वेत मुख वाले बाढ़ ड्रैगन के रूप रंग से यह नहीं बता पा रहे थे कि उसकी कमान किसी एम्पायरियन देवता के हाथ में है। ब्लड क्लाउड हॉल के हॉलमास्टर ने मन ही मन संदेश भेजा, एजो फॉक्स, एम्पायरियन देवता वेनम सॉन्ग को स्वयं एक दस्ते की कमान सौंपने का तुम्हारा विचार एक अद्भुत विचार था। ऐसा कुछ सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली बार उन्हें वेनम सॉन्ग की ताकत का पता चल जाएगा और वे उसके लिए तैयार रहेंगे। गेटमास्टर अजूर फॉक्स ने जवाब दिया, लेकिन एक बार ही काफी है। हमने उन्हें पहले ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। प्रत्येक पक्ष के पास कितने दिव्य अमर और कितने ढीले अमर थे, दोनों ही स्वर्गीय दंडक और श्वेत चेहरे वाले बाढ़ ड्रैगन। एक की भी मृत्यु हताहतों की एक बहुत बड़ी संख्या को दर्शाती है। आमतौर पर अमर प्राणियों के बीच लड़ाई बहुत लंबे समय तक चल सकती है। हालांकि इस पहली ही भिड़ंत में दुश्मन को इतनी बड़ी क्षति पहुंच चुकी थी कि इसे एक जबरदस्त जीत माना जा सकता था, और इसलिए निर्बाध शहर की दीवारों पर मौजूद एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों के चेहरों पर मुस्कान थी। हम सच्चे अमर व्हाइट पोल के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। हॉलमास्टर, गेटमास्टर, गुफा मास्टर और अन्य सभी के चेहरे भी बदल गए। अच्छा नहीं है। सच्चे अमरों के साथ कुछ दिव्य अमरों में से एक अमर वेनफ्रीक दूर युद्ध के दृश्य को बिना पलक झपकाए देख रहा था। युद्ध के मैदान में कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि चीजें किस प्रकार सामने आएंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कभी कभी नए परिवर्तन इतने अचानक प्रकट हो जाते थे कि कोई भी पक्ष समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था। उदाहरण के लिए अभी लोचवाटर हेवन पनिशर अचानक पराजित हो गया और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरी अमर सेना पराजित हो गई और अनगिनत लोग हताहत हुए। ये बिल्कुल अचानक हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे जिया सम्राट ने दुश्मन को धीमा करने के लिए अचानक 2 एम्पायरियन देवताओं को भेजने का फैसला किया था। सच तो ये है कि असली ताकत के मामले में दोनों एम्पायरियन देवता हेवन पनिशर्स और व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन्स से थोड़े कमजोर थे। हेवन पनिशर्स और व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन्स आखिरकार अपार प्राकृतिक ऊर्जा से बने थे और इसलिए उनमें अपार शक्ति थी। उन्हें एम्पायरियन देवताओं के लिए संभव शक्ति के शिखर तक पहुंचने वाला माना जा सकता था। हालांकि उनकी घातक खामी यह थी कि एक बार उनकी सुरक्षा भंग हो जाने पर वे नष्ट हो जाते थे। इसके विपरीत एम्पायरियन देवता सबसे विनाशकारी घावों को भी तेजी से ठीक कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके भौतिक शरीर फिंड गॉड्स के शरीर थे। इसके अलावा वे तुलनात्मक रूप से ज्यादा फुर्तीले भी थे। जब 2 लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देने के लिए जादुई खजानों और जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करते तब भी वे बराबरी से लड़ पाते। जब सबसे शक्तिशाली श्वेत मुख वाला फ्लड ड्रैगन लोचवाटर हेवन पनिशर से लड़ रहा था, निंग और बाकी 7 हेवन पनिशर बाकी 3 टेरर बीस्ट्स पर हमला कर रहे थे। 8 विशाल हेवन पनिशर में से ये स्पष्ट था कि निंग के नेतृत्व वाला सबसे शक्तिशाली था।
वह हेवन पनिशर संरचनाओं से दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था और इसलिए उसकी गति भी स्वाभाविक रूप से सबसे तेज थी। उसका हेवन पनिशर तेज कदमों से आगे बढ़ा और श्वेत मुख वाले फ्लड ड्रैगन तक पहुंचने वाला पहला ड्रैगन बन गया, जिससे उसे बाकी दो के साथ सेना में शामिल होने का मौका नहीं मिला। उसे रोको, पकड़ना। अन्य दो श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन मानव भाषा में उग्रता से चिल्लाए। अचानक कहीं से कई विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। ये सभी काले विपथन थे जो 30,000 मीटर ऊंचे थे, लेकिन उनकी आभा सफेद चेहरे वाले बार्ड के ड्रैगन की आभा से स्पष्ट रूप से कमजोर थी। ये 9 फेंट गॉड कहीं से भी प्रकट हुए, बाकी दो सफेद चेहरे वाले बार्ड के ड्रैगन के बगल में, क्योंकि वे पहले उस छोटे से विश्व जादुई खजाने में छिपे हुए थे जिसे सफेद चेहरे वाले बार्ड के ड्रैगन द्वारा ले जाया जा रहा था, जिससे यूनिटी हेवन पनिशर लड़ रहा था। मरो निम्न के डार्क नॉर्थ हेवन पनिशर ने 9 आकृतियों को प्रकट होते देखा, लेकिन फिर भी वह बिजली की गति से जंगली परिदृश्य में उछलता हुआ आगे बढ़ा। उड़ते हुए झपट्टे के साथ उसने अपने दाहिने हाथ से, जिसने एक तेज तलवार का रूप ले लिया था, वार किया और अपने सामने खड़े सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के सिर पर वार किया। श्वेत चेहरे वाला बार्ड ड्रैगन अपने पंजे को रोकने के लिए लहराते हुए तेजी से पीछे हट गया। झंकार, उसने तलवार के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ऐसा करते ही वह कई कदम पीछे हट गया। हालांकि निम का हेवन पनिशर आगे की ओर उड़ता रहा, दूसरी छलांग लगाई और एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंच गया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। निंद के हेवन पनिशर और दुश्मन के बीच शुरुआती भिड़ंत से दुश्मन को झटका लगा, क्योंकि निंद की आक्रमण शक्ति स्पष्ट रूप से कम थी। इसका कोई मतलब नहीं था। निंद का पहले का तलवार वार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि 9 हेवन पनिशर में से स्वॉर्ड इमोर्टल डार्क नॉर्थ जी निंद के नियंत्रण में सबसे शक्तिशाली था। उड़ो। जैसे ही निंद के हाथ प्रतिद्वंद्वी से टकराए, उसका दाहिना घुटना अचानक ऊपर की ओर उड़ गया। हेवन पनिशर्स और वास्तविक एम्पायरियन देवताओं में अंतर था। हेवन पनिशर्स ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन अगर सेनापति हेवन पनिशर्स की पूरी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते तो वे उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। उसके शरीर के हर अंग को पूरी तरह से चलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हेवन पनिशर की भुजाएं उसके पैरों से काफी कमजोर थीं। निम अपने हेवन पनिशर पर विचार कर रहा था और धीरे धीरे उसे इसके इस्तेमाल के सबसे अच्छे तरीकों की समझ आ गई थी। उनके आक्रमण पैटर्न में पैरों को शामिल करना बहुत जोखिम भरा था। यदि वह अपना संतुलन खो देते तो विरोधियों के लिए उनकी सुरक्षा को भेदना और उन्हें खत्म करना आसान हो जाता। हालांकि उसकी पिछली तलवार की ताकत उसके दुश्मन की ताकत से साफ तौर पर ज्यादा थी। इसका मतलब था कि वह जोखिम उठा सकता था। जोखिम उठाने से उसे बड़े इनाम मिल सकते थे, क्योंकि उसके शक्तिशाली पैरों की ताकत उसके दुश्मन को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। धमाका। निम के शक्तिशाली हेवन पनिशर ने अपना दाहिना घुटना ऊपर की ओर उड़ाया, जो श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के चेहरे पर बुरी तरह से टकराया। क्रंच। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन का पीला मानवीय चेहरा लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरते ही तुरंत एक अनजानी आकृति में बदल गया। निम के स्वर्गीय दंडक के दोनों हाथों में अचानक एक एक तलवार दिखाई दी। दोनों तलवारें असल में बस लंबी नुकीली कीलें थीं। उनके सिरे तो नुकीले थे, पर धार नहीं थी। निंग ने अपने दोनों हाथों में एक एक लंबी तलवार थाम ली। घुटनों पर वार करने के बाद उसने गिरे हुए सफेद चेहरे वाले ड्रैगन के सिर पर तलवारों से दो वार किए। जैसे ही श्वेत चेहरे वाला बार्ड ड्रैगन गिरा, उसे पता था कि स्थिति भयावह होती जा रही है और इसलिए उसने जल्दी से अपने पंजे लहराए, रोकने की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक लंबी तलवार को रोकने में सक्षम था। जहां तक अन्य तलवार का प्रश्न है, पियर्स तलवार की तीखी नोक में स्वर्गीय दंडक की पूर्ण अथाह शक्ति थी और इसने बलपूर्वक श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन की मुड़ी हुई कटी हुई गर्दन को छेद दिया। और जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के शरीर के अंदरूनी हिस्सों को पीसना शुरू कर दिया। नहीं, निम की ओर भारी मात्रा में विनाशकारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। स्पष्ट रूप से कई दिव्य अमर और मुक्त अमर अभी मरे थे, जिसके परिणामस्वरूप इतनी विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। चूंकि निम पूरे दल का सेनापति था, इसलिए विनाशकारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बाकी सभी को अनदेखा करके सीधे निम की ओर घूम गई और निम के शरीर के अंदर जिंदन क्षेत्र में स्थित 3 डार्क नॉर्थ तलवारों द्वारा अवशोषित कर ली गई। पूरा सफेद चेहरे वाला बार्ड वाला ड्रैगन तुरंत ढह गया और उसके अंदर अनगिनत दिव्य अमर और ढीले अमर प्रकट हो गए। ये ढीले अमर और दिव्य अमर सभी घबराकर भाग गए और बचने, छिपने या भागने के लिए कोई भी तरकीब ढूंढने लगे। निम के स्वर्गीय दंडक ने फिर भी दोनों हाथों से उन पर एक क्रूर प्रहार किया। उसके हाथ विशाल तूफानी बादलों की तरह थे, जिन्होंने उस पूरे क्षेत्र को ढक लिया जहां अनगिनत चींटी जैसे अमर प्राणी थे। धमाक धमाक। बादल जैसे ताड़ के पेड़ नीचे गिरे, जिससे अनगिनत अमर प्राणी नष्ट हो गए। निम के जिंदन क्षेत्र में और भी अधिक विनाशकारी ऊर्जा की बाढ़ आ गई और उसकी 3 डार्क नॉर्थ तलवारों ने लालच से उसे पी लिया। पुस्तक 18 अध्याय 13 सेनाओं का पीछे हटना। जी निंग इन अमर प्राणियों का वध करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने जरा भी दया नहीं दिखाई, क्योंकि अपने शत्रुओं पर दया करना उन लोगों के प्रति क्रूरता दिखाने के समान था जिनकी उसे रक्षा करनी थी। बैंग बैंग। विशाल तूफानी बादल जैसे ताड़ के पेड़ उन्मत्त होकर भागते हुए अमर प्राणियों पर लगातार टूट रहे थे, जिससे वे बुरी तरह डर और पीड़ा से भर गए। उनमें से कुछ तो गुस्से में गालियां भी देने लगे, लेकिन वे इस तूफान में भाग लेने वाली सबसे नीच चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। सच तो ये है कि इस तूफान का सामना करते हुए इन मुक्त अमर प्राणियों का अंजाम सामान्य मनुष्यों से भी ज्यादा बुरा होगा।
रुकना, रुको। दो निकटतम श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन और 9 काले विपथन निंग की ओर दौड़े। निंग ने तुरंत काले विपथन को पहचान लिया। एम्पायरियन गॉड गोलेम्स। इन नए लोगों की आभा विशाल संरचना से बने फेंट गॉड्स की आभा से थोड़ी कमजोर थी। वे एम्पायरियन गॉड गोलेम थे। निंग उन्हें तुरंत पहचान पाया क्योंकि जब सीमलेस गेट की सेनाओं ने ब्राइट हार्ट द्वीप पर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी तो ओल्ड मैन युआन ने उन्हें मार गिराया था और निंग को उनके खजाने दे दिए थे। और निंग को मिले खजानों में से एक एम्पायरियन गॉड गोलेम था। यह इन 9 नए एम्पायरियन गॉड गोलेम जैसा ही था, काले रंग का, जंगली दिखने वाला और सींग वाला। डार्क नॉर्थ, शाबाश, उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, हा हा हा, उन सबको मार डालो। बाकी 7 हेवन पनिशर उत्साह से निंग के साथ सेना में शामिल होने के लिए आगे बढ़े। उनकी उत्तेजना के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सीमलेस गेट ने अभी अभी लोचवाटर हेवन पनिशर का वध किया था, जबकि निंग ने उसके तुरंत बाद एक श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन को मार डाला था। अभी अभी लोचवाटर हेवन पनिशर के विनाश से बाकी हेवन पनिशर क्रोधित हुए थे। निंग को एक दुश्मन टेरर बीस्ट का खूनी तरीके से सफाया करते देखकर वे कैसे उत्साहित न होते। हा, बाकी 9 काले फेंट गॉड्स तो सभी एम्पायरियन गॉड गोलेम हैं, निंग ने मन ही मन कहा। वे सभी सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन से कमजोर होने चाहिए। हुश हुश हुश। 3 निकटतम एम्पायरियन देव गोलेम निंग की ओर झपटे। निंग ने अपनी इच्छा शक्ति से अनगिनत मारे गए अमर प्राणियों द्वारा छोड़े गए सभी खजानों को अपने भंडार में समेट लिया। बेशक कई अमर प्राणी भागने में सफल रहे, चूंकि अमर प्राणी तेज गति से भाग रहे थे, हर दिशा में भाग रहे थे और कुछ तो अपनी अमर संपदा में भी छिपे हुए थे, इसलिए निंग उन सभी का सफाया नहीं कर सकता था। इसी तरह जब लोचवाटर हेवन पनिशर का विनाश हुआ तो भी कई अमर प्राणी बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जो बच गए वे भाग्यशाली थे। इस स्तर की लड़ाई में संरचना के ढहने के बाद भी जीवित रहना पूरी तरह से भाग्य की बात थी। हम्फ, निंग के हेवन पनिशर ने एक साइड स्टेप लिया, फिर हमलावर एम्पायरियन गॉड गोलेम की ओर एक भयंकर पंजे का हमला किया। निंग की सामान्य युद्ध शैली में स्टार सीजन हैंड का उपयोग शामिल था और इसलिए वह नंगे हाथों से युद्ध करने में बहुत अनुभवी था। मुठियाँ, पंजे, हथेलियाँ, तलवार जैसी उंगलियाँ, उसके दोनों हाथ इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते थे। स्वर्ग के देवता गोलेम ने शीघ्रता से अपनी भुजाएं उठाकर उसे रोक दिया। धमाका, संपर्क होते ही निंग का पंजा हाथ का वार मुट्ठी के वार में बदल गया और उसकी मुट्ठी नुकीले उभरे हुए कांटों की एक श्रृंखला से ढक गई। ये कांटे उच्च श्रेणी के शुद्ध यान खजाने स्प्लिटर्स से बने थे। यह मुक्का एम्पायरियन गॉड गोलेम की 2 भुजाओं पर जोरदार लगा और हालांकि भुजाएं वार को रोकने और झेलने में कामयाब रहीं, फिर भी गोलेम पीछे की ओर उड़कर गिर गया। वह बहुत दूर तक उड़ा, फिर विशाल झील के गहरे पानी में जा गिरा। अपने पैरों पर खड़े होने और एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले वह कई बार लुढ़का, लेकिन तब तक निंग अन्य 2 एम्पायरियन गॉड गोलेम से युद्ध कर चुका था। निंग के सभी हमले अत्यधिक मात्रा में शक्ति का उपयोग करने पर केंद्रित थे। जहां तक तीनों एम्पायरियन गॉड गोलेम की बात है, वे उतने ही मजबूत थे जितने निंग ने बचाए थे। कीमती सामग्रियों से बने होने के कारण वे रक्षात्मक रूप से अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, लेकिन उनके हमले स्पष्ट रूप से कमजोर थे। हालांकि चूंकि तीनों गोलेम एक साथ निंग पर हमला कर रहे थे, इसलिए निंग के पास उनसे लड़ने और उन्हें आमने सामने हराने का पर्याप्त समय नहीं था। मारना, ये एम्पायरियन गॉड गोलेम इतने कठिन नहीं हैं। सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन की तुलना में काफी कमजोर। अन्य स्वर्गीय दंडकों ने एम्पायरियन गॉड गोलेम्स और श्वेत चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन के साथ वार पलटवार करना शुरू कर दिया। लड़ाई निरंतर जारी रही। जी निंग को पूरी तरह से बांधने के लिए 3 एम्पायरियन गॉड गोलेम की जरूरत थी, लेकिन बाकी हेवन पनिशर्स को बांधने के लिए सिर्फ 2 की ही जरूरत थी। 9 एम्पायरियन गॉड गोलेम और 2 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन्स ने मिलकर निंग और बाकी 8 हेवन पनिशर्स से बचाव में एक दूसरे का साथ दिया था। हालांकि वे कमजोर स्थिति में थे, फिर भी सीमलेस गेट की सेनाएं टिकी रहीं। आखिरकार एम्पायरियन गॉड गोलेम अविश्वसनीय रूप से लचीले थे। उनके शरीर शुद्ध यान के खजानों के बराबर थे, लेकिन जाहिर है उनकी अपनी कमजोरियां भी थीं। एक बार उन्हें पकड़ लिया गया या बांध दिया गया तो उनका अंत हो गया। एम्पायरियन देवता वेनमसोंग के श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन ने ग्रैंड जिया के 2 एम्पायरियन देवताओं के विरुद्ध कुछ देर तक भयंकर युद्ध किया, लेकिन उन्हें मार नहीं सका। जब उसने 2 श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगनों और 9 एम्पायरियन देवता गोलेमों को 8 स्वर्ग दंडकों के आक्रमणों से पीड़ित देखा तो उसने तुरंत एक भयंकर गर्जना की और उनकी ओर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रैंड जिया के दोनों एम्पायरियन देवताओं ने रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस शक्तिशाली श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन को रोक नहीं पाए। ये सफेद चेहरे वाला बार्ड ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है, एम्पायरियन भगवान फायर क्लाउड ने मन ही मन कहा। मेरा अनुमान है कि यह किसी स्वर्ग के देवता या किसी सच्चे अमर देवता द्वारा आदेशित किया जा रहा होगा। स्वर्ग की महिला देवता ने जवाब दिया, चलो अपने मंत्रों का उपयोग करके जी निंग और बाकी 8 की सहायता करें। ठीक है, अभी सबसे अच्छा यही होगा कि हम मंत्रों का प्रयोग करें। स्वर्ग के देवता अग्निमेघ ने सहमति जताई। महिला एम्पायरियन भगवान और एम्पायरियन भगवान फायर क्लाउड अपने मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़े। दोनों ही बांधने वाले मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। पानी की एक गरजती काली नदी और सुनहरे मैग्मा का सैलाब तेजी से घूमने लगा और तीनों दुश्मन श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन और 9 दुश्मन एम्पायरियन गॉड गोलेम को उलझा दिया। धिक्कार है, वेनोमसोंग टेरर बीस्ट क्रोधित हो गया। इसकी बांधने की शक्ति उल्टी करने वाली है। मैं अब और भी धीमी गति से चल रहा हूँ। बाकी 2 सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन पर इसका असर और भी ज्यादा जोर से पड़ा। इससे पहले गति के मामले में उन्हें हेवन पनिशर्स पर बढ़त हासिल थी,
लेकिन अब वे नुकसान में थे। यहाँ तक कि उनकी आक्रमण शक्ति भी काफी कम हो गई थी। जहाँ तक नॉर इम्पायरियन गॉड गोलेम की बात है, उन पर और भी ज्यादा असर पड़ा। वे पहले से ही कमजोर थे और अब जब मंत्रों ने उन्हें धीमा कर दिया था तो उनकी शक्ति में नाटकीय रूप से गिरावट आई। सौभाग्य से ग्रैंड जिया के 2 इम्पायरियन गॉड्स ने व्यापक क्षेत्र प्रभाव वाले मंत्र डाले थे जो उन पर केंद्रित नहीं थे। यही वजह थी कि वे हेवन पनिशर्स के खिलाफ लड़ाई जारी रख पाए। लानत है, वेनोमसोंग टेरर बीस्ट पर सबसे कम प्रभाव पड़ा और वह उन्मत्त होकर आगे बढ़ा। निंग और अन्य 7 स्वर्गीय दंडकों को तुरंत ही बड़ा खतरा महसूस हुआ। वॉको, ऑल बीस्ट्स, डिस्टफ्लोट, चलो इससे निपटते हैं, सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी ने संदेश भेजा। वे चारों वेनमसोंग टेरर बीस्ट का सामना कर रहे थे और उसके सबसे करीब थे, इसलिए उसके हमलों का सामना करना उन चारों पर निर्भर था। धमाका, सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी शुरुआती टक्कर से पीछे की ओर उड़ गई, लेकिन अन्य 3 हेवन पनिशर्स ने तुरंत वेनोमसोंग टेरर बीस्ट को रोकने के लिए आगे बढ़े, जिससे उसे हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ समय के लिए 4 स्वर्गीय दंडकों ने वेनमसोंग टेरर बीस्ट पर संयुक्त रूप से भीषण हमले किए। उन्होंने एक दूसरे का साथ देते हुए क्रमवार वार किए और भयानक श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन का सामना करने में कामयाब रहे। निंग और बाकी हेवन पनिशर्स ने नॉर इम्पायरियन गॉड गोलम्स और बाकी 2 व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन से बेतहाशा लड़ाई जारी रखी। अकेले निंग को 6 अलग अलग इम्पायरियन गॉड गोलम्स के हमलों का सामना करना पड़ रहा था। काले गढ़ की दूर की दीवारों के ऊपर निर्बाध शहर, सच्चे अमर व्हाइटपोल, गेटमास्टर एजोर फॉक्स और अन्य दूर से देख रहे थे। मैंने उन्हें बहुत पहले ही कह दिया था कि जीनिंग नाम की लड़की से सावधान रहें। गेटमास्टर एजोर फॉक्स के चेहरे पर एक शिकन थी, साथ ही गुस्से का भी एक संकेत था। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। ब्लिट क्लाउड हॉल के हॉलमास्टर ने अपना सिर हिलाया। युद्ध के मैदान में चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। एक बार जब आप अपने दुश्मन को मौका दे देते हैं तो आपको भागने का भी मौका नहीं मिलता। इसके अलावा जीनिंग ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। उसने वाकई उछलकर घुटने से वार करने की हिम्मत की। सच्चे शैतान देवता ऐसी तकनीकें कम ही इस्तेमाल करते हैं। सच्चे अमर श्वेत ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, वह करना जो दूसरे करने की हिम्मत नहीं करते, यही बात उसे दुर्जेय बनाती है। सच्चे दैत्य देवों के लिए उनकी पूरी शक्ति प्रत्येक प्रहार के साथ एक हो जाती है, इसलिए आक्रमण के लिए भुजाओं का उपयोग ही पर्याप्त है। स्वर्ग दंडकों और श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन के गठन कमांडर अपनी शक्ति के केवल एक हिस्से को ही नियंत्रित कर पाते हैं, प्रत्येक प्रहार में उसे एक साथ मिलाने की तो बात ही छोड़ दें। स्वर्ग दंडकों के पैर उनकी भुजाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अगर जीनिंग ने इतना जोखिम भरा हमला न किया होता तो हमारी सेना टिक पाती और 9 स्वर्ग देवता गोलेम समय पर वहां पहुंच पाते। लेकिन जीनिंग का जोखिम भरा पैंतरा, उसने श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन की सुरक्षा को घुटने से भेद दिया और फिर उसका वध कर दिया। उपस्थित अन्य सभी लोगों को इसकी आवश्यकता थी। गेटमास्टर एजोर फॉक्स ने कहा, ये जीनिंग वास्तव में एक खतरनाक चर बन गया है। सींग वाले अमर वेनफ्रीड के चेहरे पर अब और भी बदसूरत भाव था, लेकिन उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव था। मूलतः जब वह नुवा एलायंस के साथ था तो उसे चिंता थी कि निंग उससे बदला लेगा। अब जब वह सीमलेस गेट में शामिल हो गया था तो सीमलेस गेट वह बन गया जो निंग को मारना चाहता था, वेनफ्रीड से भी ज्यादा। ये युद्ध अब समाप्त हो सकता है, सच्चे अमर व्हाइटपोल ने कहा। जिया सम्राट के पास अन्य स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर देवता हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, जबकि हमने भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। अगर हम दोनों अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी कर लें तो भी हम में से कोई भी अपने विरोधियों को परास्त नहीं कर पाएगा। ये प्रारंभिक संघर्ष ही पर्याप्त है। इसने हमें अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों से परिचित करा दिया है। अब समय आ गया है कि हम उन पर विचार करें। मान गया, हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। ऐसा लगता है हमें 5वीं दुनिया से अतिरिक्त सहायता मांगनी पड़ेगी। सभी ने सिर हिलाया। उनमें से किसी ने भी इस पहली ही भिड़ंत में अपने दुश्मनों का सफाया करने की उम्मीद नहीं की थी। यह जिया सम्राट का घोर का मानकलन होगा। अगर वे इतने मूर्ख होते कि हाथ पांव मारते रहे, भले ही वे जीत भी गए, लेकिन उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ती वह विनाशकारी होती। सीमलेस गेट कम से कम हताहतों का सामना करते हुए पूरे ग्रैंड जिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई और विकल्प न होता तो वे जो भी कीमत चुकानी पड़ती उसे चुकाने को तैयार होते। वेनमसोंग, सच्चे अमर व्हाइटपोल ने सीमलेस गेट के दूसरे इम्पायरियन देवता की ओर देखा। युद्ध रोको, वापस आओ। वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह निश्चित रूप से इम्पायरियन भगवान वेनमसोंग था। यद्यपि वह केवल एक क्लोन था, एक राक्षस के रूप में वह बिना किसी प्रयास के हजारों क्लोन बनाने में सक्षम था। ठीक है, स्वर्ग के देवता वेनमसोंग ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। लेकिन पीछे हटने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से इस जीनिंग की शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ। धन्यवाद वेनमसोंग। काले वस्त्रधारी, काले बाल वाले, लाल आंखों वाले बुजुर्ग ने पहली बार अचानक कुछ कहा। हाहा, साथी दाववादी क्रिम्सन जॉय, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें साथी दाववादी ब्लैक हेवन के साथ मिलकर जीनिंग को मारने का काम सौंपा गया था। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुख्य रूप से सीमलेस गेट के हितों की पूर्ति के लिए काम कर रहा हूँ। ये जीनिंग सचमुच ग्रैंड जिया पर हमारी विजय में एक बाधा है। इम्पायरियन गॉड वेनमसोंग ने सिर हिलाया। लाल आंखों वाले बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया। वह गेटमास्टर एजोर फॉक्स के अधीन बिल्कुल नहीं था। वह सेलेस्टियल इमोर्टल ब्लैक हेवन के कहने पर आया था और उसका बस एक ही मिशन था, जीनिंग को मारना। सीमलेस गेट जल्द ही पीछे हटने वाला है। उनके आखिरी हमले से सावधान रहना, जीनिंग ने मन ही मन कहा।
वह उनकी तरफ से सबसे ताकतवर सदस्य था, इसलिए युद्ध की स्थिति को उनमें से किसी से भी बेहतर समझ सकता था। ठीक है, सब लोग सावधान रहें। अच्छा नहीं, सबसे शक्तिशाली सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन अभी भाग गया। जी निंग, सावधान, दिव्य अमर एकता ने मन ही मन कहा। निंग ने भी इस बात पर ध्यान दिया। सबसे शक्तिशाली सफेद चेहरे वाला बार्ड ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ा। अलग होते ही वह एक पंक्ति में निकलकर जी निंग की ओर दौड़ा। तुरंत ही अन्य स्वर्गीय दंडक निंग के करीब आ गए तथा उसका समर्थन करने का इरादा किया। मरना, वेनमसोंग का आतंक जानवर भयंकर रूप से आगे बढ़ा। वेनमसोंग निंग की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन अगर वह निंग को मार भी सके तो और भी बेहतर होगा। उसके पंजे बाहर की ओर फट रहे थे, मानो उनमें आकाश को चीर डालने की शक्ति हो, क्योंकि वह सीधे निंग के हेवन पनिशर पर टूट पड़ा। निंग ने अपने बाएं पैर से एक कदम पीछे लिया। दोनों घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए उसने अपने दोनों हथेलियों का इस्तेमाल क्रूर पंजे के प्रहारों का सामना करने के लिए किया। धमाका, इस शुरुआती टकराव में ये सबसे जबरदस्त वार था। टक्कर से उत्पन्न शॉकवेव्स ने जमीन को चीर दिया और निंग के हेवन पनिशर और सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन दोनों के नीचे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। दोनों के शरीर नीचे धंस गए, उनके पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। उनके आसपास की जमीन विशाल लहरों की तरह बाहर की ओर लहराई और ये लहरें दूर झील तक फैल गईं, जिससे बेहद चौंकाने वाली लहरें उठीं। पुस्तक 18, अध्याय 14, कोई रास्ता नहीं। जी निंग को एक भयानक शक्ति का आभास हुआ जो उसके पूरे शरीर को घेर रही थी। उसने अपने घुटने मोड़ लिए थे और प्रहार को रोकने के लिए शक्ति जुटाने हेतु स्थिर मुद्रा अपना ली थी, लेकिन वेनोमसोंग के सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर का ये भयानक प्रहार झेलते ही निंग खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। वह लगभग एक घुटने पर बैठ गया क्योंकि उसका शरीर नीचे की ओर दबा हुआ था, इससे पहले कि वह उस शक्तिशाली टक्कर को झेल पाता। धमाका, वेनोमसोंग के श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन पर एक ठंडी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसका दूसरा पंजा हमला निंग की ओर बढ़ रहा था। आखिर उसके पास 2 तेज पंजे तो थे ही, अभी तो उसने निंग को फाड़ने के लिए सिर्फ एक ही पंजे का इस्तेमाल किया था। धमाका, निंग एकदम स्पष्ट सोच रहा था। उसके दाहिने हाथ से एक और लंबी तलवार निकली और उसकी तलवार की रोशनी पानी की तरह फूट पड़ी। वेनमसोंग टेरर बीस्ट के तीखे पंजों से टकराकर उसे एक तरफ गिरा दिया। निंग तुरंत पीछे हट गया। इस सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर का पहला पंजा अपनी पूरी ताकत के साथ आया था और बेहद मजबूत था। हालांकि दूसरे पंजे का अचानक हमला थोड़ा कमजोर था। वेनमसोंग को उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ 2 पंजों से जी निंग को मार डालेगा। वह तुरंत निंग का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा और दोनों पंजों से एक और भीषण वार किया। निंग को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया गया, लेकिन वह फिर भी टिके रहने में सक्षम था। जी निंग, साथी दाववादी डाकनॉर्थ पकड़ना। अन्य स्वर्गीय दंडक निंग की सहायता के लिए आए। स्वर्ग के देवता वेनमसोंग को पता चल गया था कि उसने अपना मौका गंवा दिया है। वह बस अपनी ड्रैकोनिक पूंछ से उन पर ताबड़तोड़ वार कर सकता था। टकराना, निंग ने अपनी दोनों बाहें उठाकर 90,000 मीटर की ऊंचाई से आ रहे प्रहार को रोक दिया, फिर प्रहार के प्रति बल का सहारा लेकर पीछे हट गया। हालांकि उसकी गति बिल्कुल स्थिर रही। स्वर्ग के देवता वेनमसोंग ने निंग को घृणा भरी नजर से देखा, फिर बाकी 7 स्वर्गीय दंडकों की तरफ देखा। वह मुस्कुराया, फिर मन ही मन आदेश दिया, पीछे हटो। हाँ, सभी ने उसके आदेश पर सहमति जताई। बाकी 2 सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन और 9 एम्पायरियन देवता गोलेम एम्पायरियन देवता वेनमसोंग के आदेश पर तुरंत पीछे हटने लगे। वे सभी पूरी गति से आगे बढ़ने लगे, जंगली दलदलों में उछलते हुए, हर कदम पर दसियों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, तेजी से उड़ते हुए काले गढ़ की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि निंग और बाकी लोग सीमलेस सिटी से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थे, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि गढ़ कितना विशाल था। पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया सम्राट की आवाज निंग और अन्य लोगों के कानों में गूंजी। 8 स्वर्ग दंडक और 2 स्वर्ग देवता रुक गए, बस दूर भागते हुए अपने शत्रुओं को घूर रहे थे। फिर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। ये बस एक बहुत ही छोटी सी बातचीत थी, लेकिन अनगिनत लूज इमॉर्टल्स और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स मारे गए। निंग और बाकी लोग एक तरह का सहानुभूतिपूर्ण दुख महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। आज लोचवाटर हेवन पनिशर मारा गया था। भविष्य में यह वही हो सकता है। स्विश स्विश स्विश, निंग और बाकी लोग हवा में गायब हो गए। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर अनगिनत दिव्य अमर और स्वच्छंद अमर यहाँ 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के मुख्य चौक में एकत्रित हुए थे। वे जिया सम्राट और उनके आसपास के अन्य लोगों जैसे निंग और बाकी 9 सेनापतियों को घूर रहे थे। दिव्य अमर लोचवाटर भी उनके साथ था। हालांकि लोचवाटर सेना को भारी क्षति हुई थी, फिर भी कई दिव्य अमर और स्वच्छंद अमर बच गए थे। दिव्य अमर लोचवाटर भाग्यशाली था और वह भी बच गया था। मेरे अमर साथियों, काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने गंभीरता से कहा, ये हमारे ग्रैंड जिया और सीमलेस गेट के बीच पहली लड़ाई थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी पहली असली लड़ाई में हमें इतना भारी नुकसान होगा। लोचवाटर सेना को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 436 सेलेस्टियल इमॉर्टल मारे गए और 51,210 लूज इमॉर्टल मारे गए। पूर्ण मौन। ये सुनकर निंग का दिल भी बैठ गया। 436 दिव्य अमर और 51,210 मुक्त अमर, ये क्या दर्शाते थे? उपस्थित सभी लोग इसका उत्तर जानते थे। इस महातूफान के आने से पहले श्वेत श्याम महाविद्यालय ने अपने पूरे इतिहास में केवल एक दिव्य अमर उत्पन्न किया था। यहाँ तक कि यंग फ्लेम कबीले ने, जो ग्रैंड जिया के शीर्ष 10 कबीलों में से एक था, केवल 9 दिव्य अमर और लगभग 1,000 मुक्त अमर उत्पन्न किए थे।
दूसरे शब्दों में, आज उन्हें जो क्षति हुई वह उस बल का प्रतिनिधित्व करती थी जो पूरे यंग फ्लेम कबीले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। मारे गए दिव्य अमर और मुक्त अमर ग्रैंड जिया के विभिन्न कमांडरी क्षेत्रों से आए थे। वे जिया सम्राट के आह्वान पर शाही राजधानी में एकत्रित हुए थे। वे अनगिनत स्कूलों, कुलों और संप्रदायों से आए थे, इसीलिए उनमें से इतने सारे एक ही स्थान पर एकत्रित हो पाए थे। यह मेरे द्वारा लिए गए गलत कमांड फैसलों का नतीजा है। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट की आवाज धीमी थी। सीमलेस गेट का एक मजबूत खुफिया नेटवर्क है, जबकि हमें उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। हमें पहले से पता नहीं था कि सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन्स में से एक इतना शक्तिशाली है। फिर भी हमें शुरू से पता था कि सीमलेस गेट के खिलाफ हमारी लड़ाई में भारी नुकसान होगा। उसके नीचे अनगिनत दिव्य अमर और विमुक्त अमर सभी चुप थे। उनके हृदय भारी थे, तथापि उनका नुकसान हमसे भी ज्यादा था। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट की नजर पहले से कहीं ज्यादा क्रूर हो गई। तलवार अमर डाकनॉर्थ जी निंग अपने स्वर्गीय दंडक के नेतृत्व में एक सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर को हराने और उसका वध करने के लिए आगे आए। उन्होंने 600 से ज्यादा दिव्य अमर और लगभग 70,000 निर्जन अमर को मार डाला। उसके नीचे स्थित अमरों का मनोबल स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा। उन्होंने हमारे योद्धाओं को मार डाला, लेकिन हमने भी उनके योद्धाओं को मार डाला। दरअसल हमने उनमें से और भी ज्यादा लोगों को मार डाला। ये युद्ध है, जिंदगी और मौत की जंग। ग्रैंड जिया, सीमलेस गेट। किसी एक पक्ष को गिरना ही होगा। अगर हम मरना नहीं चाहते तो हमें उन्हें मारना होगा। सबको मार डालो। जिया सम्राट की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। उन सबको मार डालो। जिया सम्राट एक बार फिर गरजा। उन सबको मार दो, उन सबको मार दो। जिया सम्राट की आवाज और सभी अमरों द्वारा महसूस किए गए भारी दबाव के कारण सभी अमर भी गुस्से से गुर्राने लगे। वहां मौजूद सभी अमर लोग जानते थे कि इस तूफान से किसी के बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें इसका डटकर सामना करना होगा। अगर उन्हें बचना है तो उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। उन्हें अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारना होगा। तुम सब अपने अपने शिविरों में जाकर आराम कर सकते हो। यह एक लंबा युद्ध होगा। आज तो बस शुरुआत है, जिया सम्राट ने आदेश दिया। हाँ महाराज। तुरंत ही सभी अमरों ने उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर एक घने समूह में अपने अपने शिविरों की ओर उड़ चले। चलो मुख्य महल की ओर चलें। जिया सम्राट ने अपने 9 जनरलों को अपनी नजरों से देखा, फिर तुरंत मुख्य महल की ओर चल पड़ा। मुख्य महल के भीतर जिया सम्राट अपने सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। उनके 5 स्वर्गिक देवता, सच्चे अमर देवता उनके पास थे, जबकि निंग और बाकी 9 देवता उनके सामने खड़े थे। महामहिम दिव्य अमर लोचवाटर का चेहरा पूरी तरह से राख सा हो गया था। वह आगे बढ़ा, फिर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। यह मेरी वजह से हुआ। मैं जीत का भूखा था, जिसकी वजह से हमारे इतने सारे अमर साथी मारे गए। महामहिम कृपया मुझे सजा दीजिए। जिया सम्राट ने उसे एक नजर देखा। तुम लोचवाटर सेना के सेनापति थे, लेकिन आज तुमने युद्ध में इतने सारे दिव्य अमर और स्वच्छंद अमर सैनिकों को मार डाला। सचमुच तुम इस आपदा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हालांकि सच कहूं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता। वह सफेद चेहरे वाला बाढ़ का अजगर वाकई हमारी उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली था। इस बार मैं इस मामले को यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन भविष्य में तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारी लोचवाटर सेना में नए दिव्य अमर और स्वच्छंद अमर सैनिकों को शामिल करके उन्हें फिर से भरने का इंतजाम करूंगा। मुझे दूसरी बार निराश मत करना। हालांकि अब उसे पता था कि उसे सजा नहीं मिलेगी, फिर भी दिव्य अमर लोचवाटर के मन में गहरा अपराध बोध था। जिया सम्राट द्वारा लोचवाटर सेना के पुनर्निर्माण के लिए नए दिव्य अमर और मुक्त अमर का वादा सुनकर वह स्तब्ध रह गया। महाराज, मुझे तुम पर भरोसा है, जिया सम्राट ने शांति से कहा। बस तुम उठ सकते हो। लोचवाटर आपको फिर कभी निराश नहीं करेगा महाराज। दिव्य अमर लोचवाटर अपनी आंखों में एक भयंकर भाव लिए हुए खड़ा हो गया। जिया सम्राट ने अपनी नजरें दूसरों की ओर घुमाई। इस लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उस सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर का सेनापति कोई स्वर्ग का देवता या कोई सच्चा अमर होगा। पास खड़े लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। जब मैंने उससे युद्ध किया तो मैंने देखा कि हालांकि उसके पंजों के हमले देखने में साधारण थे, लेकिन उनमें ब्लैकवाटर के ग्रैंड दाव पर पूरी महारत थी। उसका सेनापति निश्चित रूप से कोई स्वर्ग का देवता या सच्चा अमर है। उसके अधीन कितने और दिव्य अमर और मुक्त अमर थे, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, जिया सम्राट ने सिर हिलाया। जी निंग और बाकी 9, सुनो, भविष्य में तुम्हें उस सफेद चेहरे वाले बाढ़ के अजगर से अकेले बिल्कुल नहीं लड़ना है। तुम्हें भी, जी निंग, तभी हमला करना चाहिए जब तुम्हारे आसपास कोई मददगार हो। मैं समझता हूँ, निंग ने कहा। जब मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मैंने देखा कि वह हर मामले में मुझसे बेहतर था, चाहे ताकत हो या गति। मैं शायद कुछ देर तक टिक पाऊं, लेकिन ज्यादा देर तक। साथ ही दाववादी डाकनॉर्थ, आप तो कुछ समय तक टिके रह सकते हैं, लेकिन हम में से बाकी लोग शायद 1 या 2 बार की मुठभेड़ में ही हार जाएंगे। सेलेस्टियल इमॉर्टल डिस्टफ्लोट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस प्रकार उस सफेद चेहरे वाले बाढ़ वाले ड्रैगन से लड़ते समय आपके पास कम से कम 2 सहायक होने चाहिए, जिया सम्राट ने कहा। और उन एम्पायरियन गॉड गोलेम्स के बारे में आपकी क्या राय है? इससे निपटना कठिन है। इससे निपटना बहुत कठिन है। वे रास्ते में आ जाते हैं। निंग और बाकी लोगों ने गोलेम के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी थी।
उन सभी के चेहरे पर तनाव था। निंग पहले ही 9 सेनापतियों का अघोषित नेता बन चुका था। उसने कहा, एम्पायरियन गॉड गोलेम के हमले उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे शुद्ध यांग के खजानों जितने मजबूत शरीर वाले कृत्रिम गोलेम हैं। सीधे हमलों से उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। उनसे निपटने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति से दबा दिया जाए, फिर उन्हें पकड़ लिया जाए। हालांकि अगर उनमें से कई एक साथ आ जाएं, तो हमारे लिए उन्हें पकड़ने का कोई मौका नहीं है। ठीक है, चाहे हम उन पर कैसे भी हमला करें, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सेलेस्टियल इमॉर्टल यूनिटी और अन्य लोग सहमत हुए। निंग को एहसास हुआ कि ये एम्पायरियन गॉड गोलेम उसके जैसे ही थे जब उसने पहली बार 8-9 रहस्यमय कला सीखी थी। कमजोर हमले लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बचाव। संभवतः उनसे निपटने के केवल 2 ही तरीके थे, उन्हें संकुचित करके बांधना या उन्हें दबाकर सील कर देना। ठीक है महाराज, निंग ने अचानक कहा। जिया सम्राट ने निंग की ओर देखा। मेरे पास एक एम्पायरियन गॉड गोलेम है, निंग ने कहा, उसी प्रकार का एक जिससे हमने अभी लड़ाई की है। आप जानते हैं? जिया सम्राट आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। निंग ने कहा, जब सीमलेस गेट ने मुझ पर हमला किया तब मुझे यह मिला, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही है। वाह वाह वाह। दूसरे बड़े संसारों के विरुद्ध अपने अभियानों में सीमलेस गेट ने हमारे पक्ष में कई एम्पायरियन गॉड गोलेम खो दिए। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन उनमें से केवल 3 ही हासिल कर पाया। अब जब तुम्हारे पास एक और है, बहुत बढ़िया, जिया सम्राट ने जल्दी से कहा। ये एम्पायरियन गॉड गोलेम अविश्वसनीय रूप से कीमती हैं। मैं तुम्हें इन्हें मुफ्त में देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जी निंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे गोलेम देना होगा। निंग ने कहा, चूंकि मैंने इसका जिक्र किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा इरादा इसे आपको देने का है महाराज। जहाँ तक मेरी जरूरत की बात है महाराज, आप मुझे कुछ शुद्ध यांग अमर गोलियां या महान आकाश अमर गोलियां दे सकते हैं। मैंने इन गोलियों की एक बहुत बड़ी संख्या तैयार कर ली है। जिया सम्राट ने आह भरी। पता नहीं ये युद्ध कब तक चलेगा। हमारे सभी अमर योद्धाओं को महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए अमर गोलियों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें बहुत सारी गोलियों की आवश्यकता है। हाँ, मैं तुम्हें इनकी एक पूरी बोतल दूंगा। निंग ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके हाथ में एक काले हथेली के आकार का सींग वाला गोलेम आ गया, जो कि एम्पायरियन गॉड गोलेम के समान दिख रहा था, जिनके खिलाफ उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी। चूंकि यह एक निर्मित खजाना था, इसलिए इसका आकार आवश्यकतानुसार बदला जा सकता था। एम्पायरियन गॉड गोलेम जिया सम्राट की ओर उड़ रहा था और गोलियों से भरी एक बोतल निंग की ओर उड़ रही थी। निंग अच्छी तरह जानता था कि इस गोलेम को नियंत्रित करने के लिए कई दिव्य अमरों की एक साथ काम करने की जरूरत है। यह उसके लिए बेकार था, लेकिन युद्ध के मैदान में ये बेहद उपयोगी था। गोलियों की बात करें तो उसे 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण के लिए शक्तिशाली गोलियों की सख्त जरूरत थी। अभी तक वह 8-9 रहस्यमय कला के 5वें चरण तक ही पहुंचा था। सब लोग, जिया सम्राट ने कहा, हमारे और सीमलेस गेट के बीच की लड़ाई ऐसी है जिसमें केवल एक ही आकार बच सकता है। हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा हम लंबे समय तक उनके खिलाफ लड़ेंगे। आखिरकार अगर हम उनकी ज्यादा सेनाओं को यहाँ बांध सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वे उन सेनाओं का इस्तेमाल दूसरे बड़े संसारों पर हमला करने के लिए नहीं कर पाएंगे। निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ग्रैंड जिया, इस युद्ध का सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र था। अगर सभी प्रमुख विश्व अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करने को तैयार हुए बिना उन्हें छिपा लें, तो सीमलेस गेट उन पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करके उन्हें हरा सकता था। इस तरह हर एक बड़ी दुनिया को पूरी ताकत से लड़ना पड़ा, मानो वे पागल हो गए हों। अगर सीमलेस गेट उन पर कब्जा करना चाहता था, तो उन्हें खून की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती। कल से जब भी 9 स्वर्ग दंडक युद्ध में उतरेंगे, जी निंग उनका नेतृत्व करेंगे। कोई भी स्वर्ग दंडक उनसे बहुत दूर नहीं भटकेगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी जी निंग के पास रहे, ताकि मैं उन्हें तुरंत सशक्त बना सकूं, जिया सम्राट ने कहा। एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर भी जरूरत पड़ने पर आपको सशक्त करेंगे। उचित समय पर मैं आपकी सहायता के लिए 4 एम्पायरियन देव गोलेम भी भेजूंगा। ये युद्ध संभवतः बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब जब तुमने सीमलेस गेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो तुम और वे दोनों ज्यादा अनुभवी हो गए हो। भविष्य में किसी भी पक्ष को आसानी से जीत मिलने की संभावना कम है। हालांकि तुम्हें ज्यादा आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। कई लड़ाइयों के दौरान तुम्हें सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन्स में से किसी एक को मारने के कई मौके मिलेंगे, और हर एक मौका एक बड़ी जीत का प्रतीक होगा, जिया सम्राट ने कहा। कई बार सफल होने पर दुश्मन के पास कोई भी सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन नहीं बचेगा। जितने ज्यादा ड्रैगन्स मारे जाएंगे, हमारी सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जिंदगी मुश्किल होगी, हम एक लंबे युद्ध में उलझे रहेंगे, और अगर तुम चूक गए तो नतीजा मौत होगा, जिया सम्राट ने कहा। इसलिए मेरे 9 अमर साथियों, तुम्हें सावधान रहना होगा। जी हाँ महाराज। जी निंग, सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी, सेलेस्टियल इमोर्टल लोचवाटर, फेयरी रेनसोअर, सेलेस्टियल इमोर्टल डिस्टफ्लोट, सेलेस्टियल इमोर्टल ऑलबीस्ट, फेयरी थाउजेंड नीडल्स, सेलेस्टियल इमोर्टल वैको और सेलेस्टियल इमोर्टल रेनबो सभी ने गंभीरता से सहमति व्यक्त की। युद्ध क्रूर और क्रूर होगा। शायद उनमें से कुछ और भी मारे जाएंगे, और हर बार जब वे गिरेंगे तो इसका मतलब होगा कि उनके साथ 1000 दिव्य अमर और 1 लाख दिव्य अमर भी गिर गए हैं।
और फिर भी उनमें से किसी को भी जरा भी डर नहीं लगा। युद्ध के सामने किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। पुस्तक 18 अध्याय 15 संरक्षण। जी निंग और बाकी 8 सेनापति अपने अपने सैन्य शिविरों में लौट आए, जो काफी विशाल थे। शिविर में प्रवेश करते हुए निंग अपने निवास की ओर चल पड़ा। सामान्य सामान्य। जब दिव्य अमर और मुक्त अमर ने निंग को देखा तो सभी ने उसे पुकारा। निंग ने उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ तक कि उनके कुछ नाम भी पुकारे। साथ ही दाववादी फ्रॉस्टलाइक, साथ ही दाववादी डोंग जिक्सियू। वह इन अमर सैनिकों के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव महसूस कर सकता था। जब वे ग्रैंड जिया के शाही महल में थे तब ये अमर केवल जिया सम्राट के आदेश पर ही निंग का अनुसरण करते थे। हालांकि अब युद्ध में निंग के प्रदर्शन ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था। अगर वे किसी शक्तिशाली नेता का अनुसरण करते तो इस भयानक तूफान से बचने की उनकी संभावना कहीं अधिक होती। इन लोगों ने निंग के प्रति जो श्रद्धा दिखाई उससे वह जोश और ऊर्जा से भर गया, लेकिन साथ ही उस पर दबाव भी महसूस हुआ। वह शीघ्र ही अपने निवास पर पहुंच गया। सफेद कपड़े पहने यू वेई दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। तुम वापस आ गए। यू वेई मुस्कुराया। मैंने अभी अभी दूसरे अमर लोगों को तुम्हारे बारे में बात करते सुना। हमारी डार्कनॉट आर्मी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। माना जाता है कि हमने सैकड़ों दिव्य अमर और हजारों लूज अमर लोगों को मार गिराया है। हाँ, हालांकि लोचवाटर आर्मी में हमारा नुकसान बहुत ज्यादा था। निंग घर में घुसा, फिर आश्चर्य से देखने लगा। अरे, यह निवास जनरल का निवास था, इसलिए ये काफी बड़ा था। हालांकि इससे पहले ये कम सजाया हुआ और सादा सा दिखता था। अब दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई थीं और कमरों में शानदार फर्नीचर बिछा हुआ था। दरअसल अब एक विशेष अध्ययन कक्ष भी था, जिसमें कलमों, स्याही और कागज से ढकी एक मेज थी। एक ब्रश होल्डर था जिसमें 3 पंख वाले ब्रश रखे हुए थे। आराम करते समय निंग को आमतौर पर सुलेख लिखना और चित्र बनाना पसंद था। निवास के सबसे भीतरी हिस्से में दोनों के साथ सोने के लिए एक निजी विश्राम कक्ष भी था। कुछ उत्कृष्ट रूप से बनाए गए व्यंजन काले लकड़ी की मेज पर रखे हुए थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? निंग हंसी। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन जब तक मैं वापस आई हमारा पूरा घर बदल चुका था। आपने तो हमारे लिए खाना भी बना दिया। यह अभियान संभवतः बहुत लंबा चलने वाला है। हम शायद यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे इसे थोड़ा सजाना और सुंदर बनाना होगा। अभी अभी जब मैंने जिया सम्राट को आप 9 लोगों को मुख्य महल में बुलाते देखा तो मैंने भी कुछ व्यंजन बनाने का अवसर लिया। यू वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप एक शानदार जीत के साथ वापस आए हैं। हमें इसका जश्न मनाना होगा। हाँ, हम करते हैं। निंग तुरंत बैठ गया। अपनी चॉपस्टिक उठाई और मांस का एक क्रिस्टल जैसा टुकड़ा उठाया जो दिखने में अनानास जैसा था और उसे खाने लगा। यह वाकई यू वेई ने खुद बनाया था। उसे चखते ही पता चल गया। जब दोनों ब्लैक व्हाइट कॉलेज में साथ रहते थे तो यू वेई अक्सर उसके लिए खुद खाना बनाता था। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है, निंग ने तारीफ की। तुम्हें भी बैठकर खाना चाहिए। यू वेई उसके बगल में बैठ गया और उसके साथ खाने लगा। निंग और यू वेई ने साथ खाना खाया और बातें की। अचानक निंग को लगा जैसे उसका दिल, जो उस भीषण युद्ध के बाद भी बेचैन और बेचैन था, शांत हो गया है। जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था तब भी उसे ऐसी ही आंतरिक शांति का अनुभव होता था। अब जब वह यू वेई के साथ था तो उसे भी यही महसूस हो रहा था। निंग ने यू वेई की तरफ देखा, जो धीरे धीरे खाना खा रही थी और अपने पेट पर हल्के से हाथ फेर रही थी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, तूफान भले ही आ गया हो, मैं जी निंग कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी और हमारे अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। जिन चीजों की उसे रक्षा करनी थी वही चीजें उसे सबसे ज्यादा प्रिय भी थीं। पानी के नीचे की संपत्ति, स्टेला हॉल, फूस की झोपड़ी के सामने। निंग के असली शरीर ने उसके हाथों में एक भौतिक अमर तलवार प्रकट की, जिसका इस्तेमाल वह तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए कर रहा था। तलवार की रोशनी हर जगह चमक रही थी और तलवार की हर जगह उड़ रही थी। मुझे जल्द से जल्द तलवार के पूरे दाव में महारत हासिल करनी है, साथ ही हार्टफोर्स तकनीक भी सीखनी है। निंग रुक गया। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी। हालांकि सीमलेस गेट के खिलाफ मेरी लड़ाई काफी छोटी थी, लेकिन इस तरह की जीवन मरण की लड़ाई ने तलवार के दाव के बारे में और गहराई से जानने में मेरी बहुत मदद की। वह युद्ध ऐसा था जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारने का इरादा रखा था। किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई गई। यह एक ऐसा युद्ध था जहां व्यक्ति अपने मन को लड़ाई के अलावा हर चीज से पूरी तरह खाली कर देता था। इससे तलवार के बारे में उसकी समझ में वाकई अद्भुत सुधार हुआ। उदाहरण के लिए, धरती पर भी अगर आपके पास एक तलवारबाज हो जिसने कई सालों तक मार्शल आर्ट स्कूल में पढ़ाई की हो और दूसरा तलवारबाज हो जिसने जिंदा रहने के लिए बस कुछ जिंदगी मरण की लड़ाइयां लड़ी हों, तो शायद दूसरा तलवारबाज पहले वाले को सिर्फ एक ही वार में मार गिराएगा। जीवन मरण की लड़ाई, ये चीजें सचमुच जबरदस्त ताकत प्रदान कर सकती हैं। भविष्य में मुझे कई लड़ाइयों में भाग लेना होगा। मुझे तलवार के दाव को और अधिक समझने और जल्द से जल्द उसमें महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। निंग पहले से ही तलवार के दाव की अंतिम अड़चन के बहुत करीब था। वहां पहुंचने के बाद उसे उसमें महारत हासिल करने के लिए बस एक और कदम की आवश्यकता थी। मैं अभी तक आत्मा पर हृदय बल के प्रयोग में कौशल के बुनियादी स्तर तक पहुंचने में ही मुश्किल से कामयाब हो पाया हूं, लेकिन सृजन करने के लिए निंग ने हृदय बल के बारे में सोचते हुए भौहें चढ़ाईं, क्योंकि इसमें आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से कहीं अधिक कठिन था। कौशल के बुनियादी स्तर तक पहुंचना आसान था, क्योंकि शुरुआत से ही हृदय शक्ति और आत्मा के बीच बहुत गहरा संबंध था।
भले ही आपको कोई विशेष हृदय शक्ति तकनीक न आती हो, फिर भी शक्तिशाली हृदय शक्ति का होना जादुई खजानों को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित हो सकता था। इस प्रकार निंग जल्दी ही कौशल के सबसे बुनियादी स्तर तक पहुंच गया, लेकिन उसका और विश्लेषण करना और उसे पूर्ण करने तथा आत्मा पर लागू करने के लिए कई व्यवहारिक तरीके खोजना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। मेरी 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। निंग तुरंत कमल मुद्रा में बैठ गया। वह फूस की झोपड़ी में बैठ गया और एक गोली की शीशी निकाली। बोतल का ढक्कन निकालकर उसने अंदर झांका, फिर सिर हिलाया। जिया सम्राट वाकई बहुत उदार हैं। इसका एक अंश ही मेरे लिए छठे चक्र की तैयारी के लिए पर्याप्त है। उसने तुरंत एक चमचमाती सुनहरी गोली निकाली, एक महान आकाश अमर गोली, और उसे अपने मुंह में डाल लिया। महान आकाश अमर गोली में अद्भुत मात्रा में ऊर्जा थी, लेकिन 8-9 रहस्यमय कला का उसका 5वां चक्र आधार उसे पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम था। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी का मुख्य चौक। वहां 9 विशालकाय स्वर्ग दंडक खड़े थे और उनके बगल में 4 समान रूप से विशाल इम्पायरियन देव गोलेम थे। जी निंग, तुम 9 लोगों को उनके खिलाफ अच्छा मुकाबला करना चाहिए। उन्हें इस तरह के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई से परिचित कराओ। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट एक तरफ खड़े होकर उसे निर्देश देते हुए देख रहे थे। ठीक है। 9 स्वर्गीय दंडकों ने 4 गोलेमों की ओर देखा। 3 गोलेम जिया सम्राट के थे, जबकि चौथा मूल रूप से निंग का था। ये समझना जरूरी है कि जिया सम्राट के सीधे नियंत्रण में 2000 दिव्य अमर थे। हालांकि उन्होंने कुछ को लोचवाटर सेना की संख्या बढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य को एम्पायरियन गॉड गोलेम का उपयोग करने के लिए भी भेजा था। एम्पायरियन गॉड गोलेम को दिव्य अमरों द्वारा नियंत्रित किया जाना आवश्यक था। इस उद्देश्य के लिए ढीले अमर बेकार थे। सावधान रहो, निंग ने कहा। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, आगे बढ़ो और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो। 4 एम्पायरियन गॉड गोलेम भी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। निंग और बाकी 9 लोगों ने एक दूसरे को देखा, यहाँ तक कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर फुसफुसाहट की आवाजों के साथ वे तुरंत अपने दुश्मनों की ओर झपट पड़े। 4 गोलेम के विरुद्ध 9 स्वर्ग दंडक। सामान्यतः एक अकेला स्वर्गीय दंडक इनमें से 2 गोलेमों को आसानी से दबा सकता था। निंग अकेले ही उन 4 को कड़ी टक्कर दे सकता था। जब वे सभी 9 एक साथ आ जाते तो स्वाभाविक रूप से वे इन स्वर्गिक देवताओं के गोलेमों पर आसानी से हावी हो जाते। बूम बूम बूम। उन्होंने इतनी हिंसक लड़ाई लड़ी कि ऐसा लगा जैसे दुनिया ही अंधकार में हो गई हो। सौभाग्य से 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना था, जो बाहरी दुनिया से कहीं अधिक स्थिर था। वे जमीन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। निंग और अन्य लोगों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। कृपाण कला, तलवार कला, दंड कला, कुल्हाड़ी कला और भी बहुत कुछ का इस्तेमाल करते हुए 4 गोलेम को बार बार उड़ा दिया। 4 एम्पायरियन गॉड गोलेम अविश्वसनीय रूप से लचीले थे और तेजी से अपने पैरों पर खड़े होकर एक बार फिर युद्ध में उतरने में सक्षम थे। ये जाहिर है अनुभव अर्जित करने के लिए एक युद्ध था। अगर वे सीमलेस गेट के खिलाफ लड़ रहे होते तो वे वास्तव में पकड़ने, वश में करने और मारने के लिए पूरी ताकत लगा रहे होते। थोड़ी देर बाद आप रुक सकते हैं, जिया सम्राट ने कहा। 9 स्वर्ग दंडक और 4 एम्पायरियन भगवान गोलेम तुरंत रुक गए। कैसा लगा? जिया सम्राट ने पूछा। निंग ने कहा, वे चारों सीमलेस गेट की ओर स्थित एम्पायरियन गॉड गोलेम के समान ही शक्तिशाली हैं। कोई खास अंतर नहीं है। सेलेस्टियल इमॉर्टल यूनिटी और अन्य लोग सहमत हुए। जिया सम्राट ने सिर हिलाया। जैसा कि मुझे शक था, हमने इन एम्पायरियन गॉड गोलेम्स का कई बार परीक्षण किया है और परिणामस्वरूप हमने पाया है कि इन्हें नियंत्रित करने वाले 150 दिव्य अमरों का होना एक आदर्श संख्या है। यदि आप इससे अधिक का उपयोग करते हैं तो इससे गोलेम्स की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यदि आप इससे कम का उपयोग करते हैं तो शक्ति में नाटकीय रूप से कमी आ जाएगी। 150 इन गोलेम्स के उपयोग के लिए यह एकदम सही संख्या है। सिर्फ 150, निंग ने आश्चर्य से कहा। अगर ऐसा है तो वे सिर्फ 4 गोलेम और 600 सेलेस्टियल इमॉर्टल्स का उपयोग करके मुझे बांधने में सक्षम हैं। निंग को अच्छी तरह पता था कि इन एम्पायरियन गॉड गोलेम्स से निपटना कितना कष्टदायक होगा। जिया सम्राट ने अपना सिर हिलाया। उनके इतने मजबूत होने की वजह खुद गोलेम हैं। वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 4 हैं, जिनमें वह भी शामिल है जो तुमने मुझे दिया था। सीमलेस गेट में भी उनकी संख्या सीमित है, वरना वे बड़ी संख्या में गोलेम इस्तेमाल करते और हम निश्चित रूप से हार जाते। निंग और अन्य सभी ने सिर हिलाया। एम्पायरियन गॉड गोलेम बनाना बहुत मुश्किल है और ये बेहद महंगे भी हैं। हमारी टीम इन्हें बनाने में पूरी तरह असमर्थ है। जिया सम्राट ने आह भरी। एम्पायरियन गॉड गोलेम के मुख्य संरचना आरेख। हमारे दावफादरों और सच्चे देवताओं ने कई बार इनमें से कुछ को चुराने की कोशिश की है, लेकिन वे हर बार असफल रहे। क्या सीमलेस गेट अपने गोलेम फोर्जिंग कौशल में इतना अद्भुत है? सेलेस्टियल इमॉर्टल यूनिटी और अन्य को ये पता नहीं था। बिल्कुल, निर्माणों के दाव में वे हमसे कहीं आगे हैं। इसे नकारने की कोई जरूरत नहीं है, जिया सम्राट ने कहा। निंग ने भी सिर हिलाया। वर्षों पहले उनके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्टसन को दुश्मन के एक अड्डे में कैद कर लिया गया था। उस जगह एक मामूली अड्डे ने ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया था कि निर्माण में उनकी कुशलता अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। नॉर्टसन भी उनके पराक्रम से दंग रह गया था। इसके बावजूद वह अड्डा संभवतः सीमलेस गेट के लिए निम्न स्तरीय निर्माण सुविधाओं में से एक रहा होगा। गोलेम के लिए मुख्य संरचना आरेख सबसे मूल्यवान भाग है, जिया सम्राट ने कहा। अगर हम उन्हें हासिल कर सकें तो हम अपने गोलेम भी बना सकते हैं। दरअसल सीमलेस गेट में और भी गोलेम हैं, जिनमें से कुछ तो एम्पायरियन गॉड गोलेम से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं।
मुख्य संरचना आरेखों का एक सेट हासिल करना पूरे 3 लोकों में हमारी समग्र स्थिति के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक संरचना आरेख हासिल करना पूरे ग्रैंड या मेजर वर्ल्ड को खोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अफसोस हम एक भी हासिल नहीं कर पाए हैं। निंग और अन्य सभी लोग समझ गए। ताओवादी मार्ग और बौद्ध मार्ग के नेता आदिम शाही कुल और त्रिलोक स्वप्न के सुभूति भी इन रेखाचित्रों को प्राप्त नहीं कर पाए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि निर्बाध द्वार ने कितनी दृढ़ता और सावधानी से उनकी रक्षा की थी। अगर हम एक सेट हासिल कर सकें। जिया सम्राट की आंखें स्पष्ट इच्छा से भरी थीं। अगर वह एक भी गोलेम हासिल कर लेता तो संभवतः नुवा गठबंधन के सभी दावफादर और सच्चे देवता उसे धन्यवाद देते। ये समझना जरूरी है कि सीमलेस गेट के सबसे शक्तिशाली गोलेम सच्चे देवताओं और दावफादरों को भी धमकाने की शक्ति रखते थे। नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियों के लिए ये सबसे गंभीर चिंताओं में से एक था और सीमलेस गेट के सबसे भयावह पहलुओं में से एक। दरअसल ये सुनिश्चित करने के लिए कि गोलेम का निर्माण ठीक से हो, नेताओं ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए एक स्वतंत्र संगठन मायरिड डेमन्स केवन भी स्थापित किया था। नुवा गठबंधन ने संरचना आरेख प्राप्त करने के लिए मायरिया डेमन्स केवन में घुसपैठ करने का प्रयास किया था, लेकिन वे हर बार असफल रहे। बस हो गया। जिया सम्राट ने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया और निंग और बाकियों की ओर देखा। आराम करो, सीमलेस गेट की सेनाएं पहले से ही हमें ताना मार रही हैं और युद्ध के लिए बुला रही हैं। उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वह बोला, जिया सम्राट ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में एक भ्रामक छवि उभर आई। उस भ्रामक छवि में 4 सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन और 9 एम्पायरियन गॉड गोलेम दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से नष्ट हुए सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन की संख्या फिर से बढ़ गई थी। जिया सम्राट की तरह सीमलेस गेट के पास भी कई दिव्य अमर और मुक्त अमर आरक्षित थे। निंग उस भ्रामक छवि को घूरता रहा। एक को मारना एक बड़ी उपलब्धि होगी, जीतना होगा। जब निंग ने अपने सामने खड़ी तस्वीर देखी तो उसके मन में यू वेई का पेट सहलाने का चित्र उभर आया। उसे उनकी रक्षा करनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ क्षण आराम करने के बाद फुफ 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 9 स्वर्ग दंडक 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी से गायब हो गए, बाहरी दुनिया में जा रहे हैं। पुस्तक 18 अध्याय 16 3 वर्ष। निर्बाध शहर की दीवारें। सच्चा अमर व्हाइट पोल काले बालों वाले, काले वस्त्र पहने, लाल आंखों वाले उस बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वे दूर हो रहे युद्ध को देख रहे थे, जिसमें 9 स्वर्गीय दंडक 4 श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन और 9 एम्पायरियन देव गोलेम के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। साथ ही दाववादी क्रिम्सन जॉय ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल ने शांत हंसी के साथ कहा। साथ ही दाववादी ब्लैक हेवन ने तुम्हें जी निंग को मारने के लिए कहा था। मुझे आश्चर्य है तुम कब ये कदम उठाने की योजना बना रहे हो। आमने सामने की लड़ाई में सच्चा अमर व्हाइट पोल अपनी शक्तियों पर बहुत आश्वस्त था। शायद एजो फॉक्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि किसी को मारने के मामले में सच्चा अमर व्हाइट पोल सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आमने सामने की लड़ाई किसी की हत्या करने से बिल्कुल अलग थी। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय हत्या में बेहद कुशल था। उसके पास वाकई कई जानलेवा तकनीकें थीं। सीमलेस गेट के मुख्यालय में सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय का एक बहुत ही विशिष्ट उत्कृष्ट स्थान था। गॉड किंग के अधीन 100 सीमलेस गेटों में से एक भी सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय की कमान संभालने के योग्य नहीं था। क्रिम्सन जॉय सीधे गॉड किंग को ही रिपोर्ट करता था। सच्चा अमर व्हाइट पोल भी उससे मदद नहीं मांग पा रहा था और इसलिए उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था। ब्लैक हेवन, जो साफ तौर पर एक साधारण दिव्य अमर था, ये सब कैसे कर पाया। सच्चे अमर व्हाइट पोल को हमेशा यह एहसास रहता था कि दिव्य अमर ब्लैक हेवन के पास उसके बारे में कई राज हैं। जल्दी मत करो, अभी सही समय नहीं आया है, ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय ने शांति से कहा। ठीक है, साथ ही दाववादी क्रिम्सन जॉय, साथ ही दाववादी ब्लैक हेवन ने आपकी मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाई होगी, है ना। सच्चे अमर व्हाइट पोल ने कहा। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने सच्चे अमर व्हाइट पोल की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कीमत क्या थी। मुझे अनुमान लगाने दो। सच्चा अमर व्हाइट पोल उत्सुकता से हंसा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने सिर हिलाया। फिर भी चिंता मत करो, चूंकि मैंने साथ ही दाववादी ब्लैक हेवन का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं जी निंग को मारने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा और कोई भी कीमत चुकाऊंगा। सच्चे अमर व्हाइट पोल ने हल्के से सिर हिलाया। ये बहुत संभव नहीं था कि वह इतने शक्तिशाली व्यक्ति को अपने अधीन कर सके, इसलिए उसने बस इतना कहा। तुमने कहा था कि अभी सही समय नहीं आया है। सही समय कब आएगा, धैर्य से प्रतीक्षा करें। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय 9 दूर स्वर्ग दंडकों और उनमें से सबसे शक्तिशाली जी निंग के स्वर्ग दंडक को घूर रहा था। रुको, सच्चे अमर व्हाइट पोल ने भौहें चढ़ाईं। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने सच्चे अमर व्हाइट पोल पर एक और नजर डाली, फिर कहा, वे जितने ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, उन्हें मार डालने की मेरी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ है। जिया सम्राट ने निष्कर्ष निकाला कि वे सभी पूरी तरह सतर्क हैं और बेहद सतर्क हैं, लेकिन वे हमेशा सतर्क रहेंगे। सच्चे अमर व्हाइट पोल ने तर्क दिया। यह अलग बात है। ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय ने सिर हिलाया। अभी वे हर चीज से सावधान हैं। कई लड़ाइयां होने के बाद और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वे धीरे धीरे युद्ध की लय के आदी हो जाएंगे और जैसे जैसे ऐसा होगा, हालांकि वे अब भी सावधान रहेंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे उन चीजों के प्रति कम सतर्क हो जाएंगे जिनके वे आदी हैं। सच्चे अमर व्हाइट पोल ने समझ में आते हुए सिर हिलाया। सीधे शब्दों में कहें तो
लंबे समय तक लड़ने के बाद भले ही वे हर दिन बड़े खतरे में रहेंगे, वे खतरे के प्रति सुन्न हो जाएंगे, ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय ने कहा। मुझे बस उनके सुन्न होने का इंतजार करना है, तो जब समय आएगा मैं तुम्हारी क्षमताओं पर नजर रखूंगा। साथ ही दाववादी क्रिम्सन जॉय, हमारे सीमलेस गेट ने जी निंग को मारने की कोशिश की है, लेकिन हम कभी कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि हमने इसके लिए काफी मेहनत की है, ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल ने हंसते हुए कहा। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने अपना सिर हिलाया। सीमलेस गेट में कई शक्तिशाली हस्तियां हैं। अकेले कमांडर एजियो फॉक्स के अधीन कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। अगर गॉड किंग सचमुच जी निंग को मारना चाहता था और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, जिसमें जी निंग के पीछे छिपे दावफादर के खिलाफ लड़ाई का जोखिम उठाना भी शामिल था, तो जी निंग बहुत पहले ही मर चुकी होती। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय की नजर एक बार फिर जी निंग के स्वर्गीय दंडक पर पड़ी। उसने एक हल्की आह भरी। वह सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा है। अफसोस की बात है, सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय बहुत धैर्यवान व्यक्ति था। उन्होंने 3 साल से अधिक समय तक इंतजार किया। 3 साल बाद एक धुंधली सुबह, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल जंगल में जो गड्ढों से भरा था, 7 विशालकाय हेवन पनिशर और 5 एम्पायरियन गॉड गोलेम, 3 श्वेत चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन और 8 एम्पायरियन गॉड गोलेम के विरुद्ध एक उन्मत्त युद्ध में थे। जमीन हिल गई, पहाड़ हिल गए। दरअसल दूर दराज की कई पर्वत श्रृंखलाएं पहले ही मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थीं। झनकार, झनकार, झनकार। निंग का स्वर्गीय दंडक दिव्य तलवारों का एक जोड़ा लिए हुए था, जो कभी प्रकट होती और कभी लुप्त हो जाती। तलवारों की रोशनी हर जगह चमक रही थी और हमले कभी कभी भारी घूंसे और कपटी पंजों के प्रहार में बदल जाते थे। वह इस समय विनोमसोंग टेरर बीस्ट से लड़ रहा था और पास में ही स्थित दिव्य अमर एकता कभी कभी उसकी मदद कर रही थी। दोनों मिलकर लड़ते हुए अब विनोमसोंग के श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन को धीमा करने में पूरी तरह सक्षम थे। पीछे हटो, विनोमसोंग ने आदेश दिया। फू, निंग और उसके साथी उन्हें जाते हुए बस देखते रहे। चलो चलें, निंग ने भी आदेश दिया। 7 स्वर्ग दंडक और 5 एम्पायरियन भगवान गोलेम गायब हो गए और 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी में वापस लौट आए। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर कई भीले अमर और दिव्य अमर सैनिकों को तितर बितर होकर अपने अपने शिविरों में लौटने की अनुमति दे दी गई। 7 सेनापतियों ने 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी की दीवारों की ओर उड़ान भरी। वाह, वे सातों वहां पहुंचे और शहर की दीवारों पर बैठ गए। आओ, आज मेरी शराब का स्वाद लेते हैं। यह अमर शराब मुझे तब मिली थी जब मैं आदिकाल में आड़ू के भोज में शामिल हुआ था। एक चीनी कहानियों में सुन वुकोंग का एक उल्लेखनीय कुकर्म ये था कि उसने इन भोजों में से एक में धावा बोल दिया था और आमंत्रित न किए जाने पर गुस्से में सारे बड़े आड़ू चुराकर खा गया था। अब थोड़ी सी बची है, लेकिन चूंकि आज हमारे पास शराब है तो चलो आज ही पी लेते हैं। आओ आओ आओ। दिव्य अमर वेको जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में दुख की एक झलक दिखाई दे रही थी। वोको की वाइन बढ़िया चीज है। निंग ने तुरंत स्वीकार कर लिया और अपनी लौकी वाइन से भर ली। बाकी लोग मुस्कुराए और बारी बारी से अपनी लौकी भर लीं। उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी लौकी पकड़ ली और उनसे पीना शुरू कर दिया। ग्रैंड जिया और सीमलेस गेट के बीच युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद तत्कालीन 9 सेनापतियों ने तय किया था कि हर युद्ध के बाद वे सभी 9 सेनापति एक साथ मिलकर उस युद्ध और उससे मिली सीख पर विचार करेंगे। हालांकि जब युद्ध आम होते गए तो निंग और अन्य लोगों के लिए उनसे कुछ नया सीखना दुर्लभ हो गया। उनकी टीमवर्क लगभग पूर्ण हो गई थी और इसलिए हर युद्ध के बाद उनकी मुलाकातें शराब पीने के सत्रों में बदल जाती थीं। 3 साल की लड़ाइयों के बाद वे एक दूसरे के सगे भाई बहनों जैसे करीब आ गए थे और इस तरह के मिलन के आदी हो गए थे। लोचवाटर, 1000 सुइयां। निंग ने चुपचाप ये 2 नाम बुदबुदाए। निंग को स्वर्गीय अमर लोचवाटर के उतने करीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि लोचवाटर की मृत्यु युद्ध शुरू होने के लगभग आधे साल बाद हो गई थी। हालांकि दोनों साथी थे, लेकिन उनके रिश्ते को बहुत गहरे स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं मिला था। लेकिन परी 1000 सुइयां, निंग, यूनिटी और डस्टफ्लोट समेत सभी उपस्थित लोगों के दिलों में गहरा दर्द था। सेलेस्टियल इमोर्टल वेको को सबसे ज्यादा दर्द महसूस हुआ। निंग और बाकी लोगों को शुरू से ही पता था कि इस लंबे युद्ध के परिणामस्वरूप अमर लोग मारे जाएंगे। पिछले 3 सालों में उनके 4 स्वर्गीय दंडक अपंग हो चुके थे। लोचवाटर ने अपने पहले ही युद्ध में अपना स्वर्गीय दंडक खो दिया था, जबकि यूनिटी ने दूसरे महीने की एक लड़ाई में अपना स्वर्गीय दंडक खो दिया था। वह किसी तरह बच गया था और उसे अमर सैनिकों का समर्थन प्राप्त हुआ था। युद्ध शुरू होने के लगभग आधे साल बाद लोचवाटर का हेवन पनिशर एक बार फिर नष्ट हो गया। वह फिर से जीवित बचने में सफल नहीं हुआ। इस बार वह और उसके अधीन कई लूज इमॉर्टल्स और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स मारे गए। यूनिटी आर्मी को मजबूत करने के लिए भेजे गए अमर सैनिकों की संख्या के कारण ज्यादा सेलेस्टियल अमर और लूज अमर सैनिक रिजर्व में नहीं थे। इसलिए इस बार लोचवाटर आर्मी का पुनर्निर्माण नहीं किया गया और 9 सेनाएं 8 सेनाओं में बदल गईं। इसके बाद दिव्य अमर ऑलबीस्ट्स की सेना पर भी भारी प्रहार हुआ। हालांकि ऑलबीस्ट स्वयं भाग्यशाली रहा और बच गया। नष्ट होने वाला चौथा स्वर्ग दंडक फेयरी 1000 नीडल्स था। 1000 सुइयां। निंग ने मन ही मन आह भरी। लगभग 1 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी। वह एक बेहद ठंडी और गंभीर अमर देवी थी। 3 साल तक उसके साथ संघर्ष करने के बाद वे सभी 1000 सुइयां के बहुत करीब आ गए थे। दरअसल उन्हें ये भी पता चला था कि स्वर्गीय अमर वेको अनगिनत युगों से उसे लुभा रहा था। हालांकि उसे सफलता नहीं मिली थी। हालांकि 3 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद सेलेस्टियल इमोर्टल वेको और फेयरी 1000 नीडल्स धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे।
निंग और बाकी लोग अक्सर उन्हें इसके लिए चिढ़ाते थे। किसने सोचा होगा, काश ऐसी लड़ाई होती। उस युद्ध में सच्ची अमर एजोफॉक्स, एम्पायरियन देवता थरीसंस और एम्पायरियन देवता बीस्टलीव सभी एक ही समय में प्रकट हुए थे। सच तो ये है कि इन युद्धों में अब सच्चे अमर और एम्पायरियन देवता अक्सर प्रकट होते थे। हालांकि ये पहली बार था जब सच्ची अमर एजोफॉक्स ने स्वयं कार्य किया था। वह एक सच्ची अमर और एम्पायरियन देवता दोनों थी। उसका शरीर एक शक्तिशाली गॉड बीस्ट का था और उसे दाव की गहरी समझ थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी शक्ति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, जिससे जिया सम्राट को भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा। अफसोस, युद्ध में चीजें बहुत जल्दी घटित हो गईं। 1000 सुइयां स्वर्ग दंडक नष्ट हो गया और परी 1000 सुइयां मौके पर ही मर गईं। उसी क्षण वको पूरी तरह से पागल हो गया था। निंग और बाकी लोग भी उन्मत्त हो गए थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। हेवन पनिशर को नष्ट करने के बाद उनके दुश्मन तुरंत पीछे हट गए। उन्हें दर्द महसूस हुआ। वह गंभीर, निर्दयी महिला जिसने उनके साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ी थी, वह महिला जो कभी कभी वॉको की पागल हरकतों के तथ्य में मुस्कुराहट प्रकट करती थी, वह आश्चर्यजनक सुंदर महिला, वह मर गई, बस ऐसे ही। डार्क नॉर्थ, तुम हम सब में सबसे छोटे हो। तुम्हें तो निश्चित रूप से हमारा 8वां भाई कहा जाना चाहिए। आओ, मुझे दूसरी बहन कहो। परी 1000 नीडल्स ने निंग को उसकी उम्र और इस बात पर चिढ़ाया था कि वह उसे उसके नाम से पुकारने का आदी था। युद्ध शुरू होने के लगभग 1 साल बाद, लोचवाटर की मृत्यु के कुछ महीनों बाद, बाकी 8 एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और एक दूसरे के साथ भाईचारे की कस्में खा चुके थे। निंग स्वाभाविक रूप से सबसे छोटा था और इसलिए वे उसे 8वां कहते थे। अमर लोगों के लिए एक दूसरे के साथ भाईचारे और बहनचारे की शपथ लेना बहुत दुर्लभ था, लेकिन एक बार जब व्यक्तियों के बीच संबंध बहुत गहरे स्तर पर पहुंच गए तो यह एक स्वाभाविक अगला कदम था। 1000 सुइयां। निंग ने वको की ओर देखा। वॉको और 1000 नीडल्स दाव के साथी बन गए थे। 1000 नीडल्स की मौत वॉको के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। दरअसल वॉको अब पहले जैसा अजीब व्यवहार नहीं करता था। अगर यू वेई मर गया तो क्या मैं उस सदमे को झेल पाऊंगा? निंग ने खुद से पूछा। जब उसने ऐसा किया तो उसे एहसास हुआ कि वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इसे झेलने का कोई रास्ता नहीं था। चलो चलें, वापस जाने का समय हो गया है। निंग ने अपना सिर उठाया और अपनी लौकी में भरी सारी अमर शराब पी ली, एक बूंद भी पीछे नहीं छोड़ी। ठीक है, चलो चलें, रात को अच्छी नींद लो, आगे और भी लड़ाइयाँ हैं। युद्ध के 3 सालों ने उन सबको नाटकीय रूप से बदल दिया था। अब उन्हें सोना बहुत पसंद था, क्योंकि नींद उनकी मानसिक थकान को दूर कर सकती थी। अब उनमें पहले जैसी सुंदर अमर आभा नहीं थी, बल्कि अब वे कहीं ज्यादा भद्दे, सहज और निश्चिंत लगने लगे थे। अपने 7 भाई बहनों से अलग होने के बाद निंग अपने शिविर में लौट आया। सामान्य वापसी के रास्ते में मिले सभी दिव्य अमर और मुक्त अमर निंग के प्रति गहरी, हार्दिक श्रद्धा रखते थे। 3 साल हो गए थे, लेकिन डार्कनॉर्थ आर्मी को कभी कोई गंभीर आघात नहीं पहुंचा था, और वह सब उनके सामने मौजूद इस अद्वितीय व्यक्तित्व की वजह से था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिव्य अमर बनने से पहले 1 सदी से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था। निंग अपने निवास पर लौट आया। यू वेई ने पहले से ही उसके लिए भोजन तैयार कर रखा था और उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, यू वेई ने हंसते हुए कहा। निंग यू वेई के पेट पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। उसके पेट में सूजन अब साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह काफी बड़ा हो गया था। हंसते हुए उसने कहा, हमारा बच्चा सचमुच एक दिव्य देवता और एक दिव्य अमर देवता का बच्चा है। वह अभी भी अपनी माँ के पेट में है और बाहर आने को तैयार नहीं है। देवताओं और अमर प्राणियों की संतानें 1 साल से लेकर दशकों तक गर्भ धारण कर सकती हैं। यू वेई हंसी। जो प्राकृतिक दुनिया से, स्वर्ग और पृथ्वी से जन्म लेते हैं, उनके लिए इस प्रक्रिया में खरबों साल लगना कोई असामान्य बात नहीं है। हमारे परिवार को इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग उसके पास गया और अपना कान यू वेई के पेट से सटा दिया। उसे अंदर से नन्ही सी धड़कन सुनाई दे रही थी। पुस्तक 18, अध्याय 17, किल जीनिंग। यू वेई मुस्कुराई जब उसने जीनिंग को अपना कान उसके पेट पर लगाते देखा। कितना अच्छा होता अगर हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते। काश। यू वेई के दिल में एक अपरिहार्य छाया छिपी हुई थी। सीमलेस गेट में उसकी सदस्यता उसके पिछले जन्म में ही तय हो चुकी थी। उसकी आत्मा पर गॉड किंग की मुहर लगी थी और वह किसी भी तरह से उसका विरोध नहीं कर सकती थी। दरअसल आत्मा मुहर के कारण वह गॉड किंग को एक पिता की तरह देखती थी। हालांकि वह ये जानती थी, फिर भी उसके लिए जरा भी नफरत महसूस करना संभव नहीं था। इसके बजाय उसके मन में बस श्रद्धा थी, लेकिन अपने दिल में वह निंग को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार नहीं थी। पिछले 3 सालों के युद्ध के दौरान एजोफॉक्स मेरे सपनों में सिर्फ एक बार आया था, जब चीजें शुरू हुई थीं। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। यू वेई इस बात को लेकर चिंतित था। मुझे आश्चर्य है कि वे मुझे अगला आदेश कब देंगे। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, उसके और जी निंग के साथ रहने का आवंटित समय भी समाप्त होता जा रहा था। आखिरकार वह दिन आएगा जब उसे और जी निंग को अपने रास्ते अलग करने होंगे। मुझे उम्मीद है कि वह दिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा बच्चा कम से कम पहले सुरक्षित रूप से दुनिया में जन्म लेगा। यू वेई ने मन ही मन खुद से प्रार्थना की। अगले दिन दोपहर का समय था। सुनहरा कौवा तेज गर्मी से भरा हुआ आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। निर्बाध शहर, मुख्य महल, यहाँ 8 स्वर्गिक देवता, सच्चे अमर देवता विराजमान थे। मेरे साथी दाववादी,
काले वस्त्र पहने, काले बालों वाले, लाल आंखों वाले बुजुर्ग खड़े हो गए। उनकी शांत आवाज में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। आज जी निंग की मृत्यु का दिन है। मुझे आपकी मदद के लिए आप सभी को कष्ट देना पड़ेगा। हा, अगर साथी दाववादी क्रिम्सन जॉय जी निंग को मारने में कामयाब हो जाता है तो ग्रैंड जिया अपने सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय दंडक को खो देगा। इसका प्रभाव किसी स्वर्ग के देवता या किसी सच्चे अमर के खोने जितना ही गहरा होगा। सच्चा अमर व्हाइट पोल जोर से हंसा। अगर तुम उसके असली शरीर को भी नष्ट कर सको साथी दाववादी क्रिम्सन जॉय, तो तुमने और भी ज्यादा पुण्य अर्जित कर लिया होगा। मैं तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में गॉड किंग को जरूर बताऊंगा। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं उसके असली शरीर को मार पाऊंगा। अगर उसका असली शरीर उसके प्राइमल ट्विन के पास रहेगा तो मैं दोनों को एक साथ मार पाऊंगा, लेकिन अगर वह कहीं और है तो इस बार मैं शायद सिर्फ प्राइमल ट्विन को ही मार पाऊंगा। किसी को नहीं पता था कि जी निंग का असली शरीर कहाँ छिपा है, इसलिए दिव्य अमर ब्लैक हेवन ने सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को केवल प्राइमल ट्विन को मारने के लिए आमंत्रित किया था। प्राइमल ट्विन की मृत्यु का अर्थ होगा एक जीवन का नुकसान। निंग के पास कुल 2 जीवन थे, उसके असली शरीर का जीवन और उसके प्राइमल ट्विन का जीवन। दोनों ही उसके लिए बेहद अनमोल थे। सच तो ये है कि निंग का असली शरीर पानी के भीतर था और उसका पानी के भीतर का शरीर हर समय उसके प्राइमल ट्विन के साथ था। सब लोग चलो बाहर चलते हैं। सच्चा अमर व्हाइट पोल हंसते हुए खड़ा हुआ। अगर हम आज उसे मार गिराने में कामयाब हो गए तो हमें जश्न में एक बड़ा भोज देना होगा। आज हम आपके पराक्रम के साक्षी बनेंगे। साथी दाववादी क्रिम्सन जॉय, मैंने जी निंग के खिलाफ अनगिनत बार लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। स्वर्ग के देवता वेनोमसोंग और अन्य सभी भी खड़े हो गए। वे सभी अपनी अपनी सेनाओं को बुलाते हुए मुख्य हॉल से चले गए। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर दुश्मनों से भिड़ जाओ। जिया सम्राट की आवाज पूरे 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी में गूंज उठी। तुरंत ही दोनों सेनाओं ने लामबंदी शुरू कर दी। डार्कनॉर्थ सेना शिविर के भीतर, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, कुछ खाना बनाओ और मेरे लौटने का इंतजार करो। जिया सम्राट का आदेश सुनकर निंग भी उठ खड़ा हुआ। आज मैं सचमुच 9 हिम ड्रैगनों की दहाड़ खाना चाहता हूँ। ये सभी व्यंजन यूवेई ने खुद बनाए थे। दिव्य अमर बनने के बाद निंग को सब्जियां पसंद आने लगीं और यह खास व्यंजन शाकाहारी था। बोलने के बाद वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और यूवेई के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उड़ गया। यूवेई दरवाजे के पास से गुजरा और निंग को अपने साथ अनगिनत आकृतियों के साथ आते देखा। सुरक्षित वापस आना। हर बार जब निंग युद्ध में जाता तो यूवेई चिंता से बच नहीं पाता था। एकत्रित हो जाओ। निंग के आदेश देते ही उसके अधीन हजारों दिव्य अमर और 1 लाख मुक्त अमर सभी ने एक साथ मिलकर रचना विधि अपनाई। उन्होंने निंग की ओर विश्वास भरी आंखों से देखा। पिछले 3 वर्षों में निंग की प्रतिष्ठा आश्चर्यजनक रूप से ऊंचाई पर पहुंच गई थी। जल्द ही 30,000 मीटर लंबे बिना सिर वाले स्वर्गीय दंडक देवता ने आकार ले लिया। 7 स्वर्ग दंडकों ने एक दूसरे को देखा। आओ सीमलेस गेट के उन छोटे बदमाशों को सबक सिखाएं। 7 हेवन पनिशर्स हंसे, फिर एक साथ 8 ड्रैगन्स क्लाउड सिटी से बाहर चले गए। 7 स्वर्ग दंडकों के गायब होने के कुछ ही क्षणों बाद 5 एम्पायरियन देव गोलेम भी गायब हो गए। एक विशाल वीरान इलाका जो युद्ध से तबाह हो चुका था। यहाँ की विशाल झील बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी और यहाँ तक कि झील का अधिकांश पानी भी भयानक युद्धों में नष्ट हो चुका था। अब बस कुछ नदियां और छोटी खाड़ियां ही बची थीं। 3 सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन और 8 एम्पायरियन भगवान गोलेम यहाँ युद्ध के लिए बुला रहे थे। फुश 7 स्वर्गीय दंडक कहीं से प्रकट हो गए। चलो लड़ाई करें, मार डालो। वेनोमसोंग के श्वेत मुख वाले बार्ड ड्रैगन के नेतृत्व में सीमलेस गेट की सेनाएं तुरंत आगे बढ़ीं। चलो, निंग ने कहा। निंग के नेतृत्व में 7 स्वर्गीय दंडक भी युद्ध में आगे बढ़े और जैसे ही वे आगे बढ़े ग्रैंड जिया के 5 एम्पायरियन देव गोलेम भी सामने आ गए। धमाका धमाका। निंग के हेवन पनिशर ने सबसे पहले वेनोमसोंग के व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। अब तक वे कई बार लड़ चुके थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे। दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षमताओं को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन निंग पक्ष फिर भी अति आत्मविश्वास से नहीं भर सका। इस लंबे घिसे पिटे युद्ध का मुख्य उद्देश्य दुश्मन सेना को कमजोर करना और घेरना था। साथ ही हालांकि युद्ध निरर्थक और घिसे पिटे लग रहे थे और किसी की जान नहीं जा रही थी, वास्तव में दोनों पक्ष सांपों की तरह चुपचाप किसी मौके की ताक में थे। जैसे ही मौका मिलता वे अपने जहरीले नुकीले दांत दिखाते और मार गिराने पर उतारू हो जाते। दोनों तरफ छिपे हुए स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर भी प्रकट हो जाते और एक ही वार में दुश्मन सेना के एक हिस्से का सफाया करने की कोशिश करते। एक मौका, मुझे एक मौका चाहिए। जैसे ही निंग और यूनिटी ने वेनोमसोंग के श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई के लिए सेना में शामिल हुए, निंग ने मानसिक रूप से पूरे युद्ध क्षेत्र को अतुलनीय शांति के साथ देखा। पिछले 3 वर्षों में वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह जीवन और मृत्यु को अलग करने वाली रेखा पर इतने लंबे समय से नाच रहा था कि तलवार के दाव में महारत हासिल करने से उसे बहुत फायदा हुआ। तलवार का उसका दाव पहले ही अड़चन तक पहुंच चुका था और अपनी नई अंतर्दृष्टि के आधार पर निंग ने 3 पैरों वाली तलवार के लिए एक 11वां रुख तैयार किया था। उसने हृदय शक्ति के अनुसंधान में भी कुछ प्रगति की थी। हालांकि वह उस विशेषज्ञता स्तर तक नहीं पहुंचा था जिसका जिक्र ओल्ड मैन युआन ने अपने हृदय सूत्र में किया था। अगर निंग इस तकनीक का इस्तेमाल करता तो वह अपने स्वर्गीय दंडक से तुरंत 3 गुना ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकता था। अपनी अत्यधिक शक्ति और उन्नत तलवारबाजी के कारण वह शक्ति के एक उच्चतर स्तर तक पहुंचने में पूरी तरह सक्षम था।
तथापि निंग समझ गया कि भले ही वह अपनी शक्ति को एक पूर्ण स्तर तक बढ़ा ले, फिर भी वह वेनोमसोंग के सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा भी दूं तो भी सीमलेस गेट तुरंत समायोजित हो जाएगा और उसकी भरपाई कर देगा। इससे पूरी योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निंग ने मन ही मन सोचा, मुझे एक अच्छा मौका ढूंढना होगा, एक ऐसा सही मौका जहां मैं अचानक अपनी पूरी शक्ति लगा सकूं और एक और सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन का सफाया कर सकूं। 1000 सुइयों की मौत ने निंग को उस दिन के लिए और भी अधिक उत्सुक बना दिया था। जब वह मर गई थी तो निंग उसे बचाना चाहता था, लेकिन अफसोस वह बहुत दूर चला गया था। यहाँ तक कि जिया सम्राट और दूसरे लोग भी आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युद्ध के मैदान में चीजें बहुत तेजी से घटती थीं। जिंदगी और मौत का फैसला पल भर में हो सकता था। मुझे एक मौका ढूंढना होगा। पानी के नीचे की संपत्ति के भीतर विशाल पीला भालू और 7 स्वर्गिक देवता मुख्य हॉल में बैठे थे, अमर फल खा रहे थे और अमर मदिरा पी रहे थे। जी निंग तो बिल्कुल पागल है। जब उसका प्राइमल ट्विन बाहर युद्ध कर रहा होता है तब उसका असली शरीर स्टेलर हॉल के अंदर लगातार प्रशिक्षण लेता रहता है। दयालु दिखने वाला स्वर्ग का देवता डविस्नेक शराब का प्याला पकड़े हुए बाहरी दुनिया की एक छवि को देखते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। ये छवि उस विशाल पीले भालू ने बनाई थी जो बाहरी दुनिया को देखने में सक्षम था। चूंकि पानी के नीचे की संपत्ति निंग के प्राइमल ट्विन द्वारा उठाई जा रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बाहर की लड़ाई देख पा रहा था। तूफान हम पर टूट पड़ा है। जी निंग दबाव महसूस कर रहा है और उसका बच्चा तूफान में ही पैदा होने वाला है। बेशक वह यूवेई और अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता है। ये समझ में आता है कि वह इतनी बेतहाशा तैयारी कर रहा है। एम्पायरियन गॉड रिट्सनो ने शांत हंसी के साथ कहा, वास्तविक शरीर और प्राइमल ट्विन एक दूसरे के साथ यादें साझा करते थे, लेकिन एक दूसरे को परेशान या हस्तक्षेप नहीं करते थे। भले ही प्राइमल ट्विन अपना मन पूरी तरह से युद्ध पर केंद्रित कर ले, फिर भी वास्तविक शरीर पूरी तरह से प्रशिक्षण में डूबा रह सकता है। ठीक है, जी निंग की शक्ति लगातार बढ़ रही है। उसकी तलवार का दाव एक अड़चन पर पहुंच गया है। एक बार जब वह इसमें निपुण हो जाएगा तो उसके बाद उसके स्वर्गीय क्लेश का सामना करने का समय शीघ्र ही आ जाएगा। बाल समान स्वर्गीय देवता प्राइमलाइट ने उत्सुकता से कहा, जब वह स्वर्गीय देवता बन जाएगा तो हमारा स्टार सीजिंग मनो एक बार फिर दुनिया में प्रकट होगा। 3 लोकों में स्टार सीजिंग मैनर का नाम लिए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। सभी स्वर्गिक देवता उत्सुकता से भर गए। ग्रैंड जिया में युद्ध शुरू होने के बाद उन 7 ने अपनी दुनिया छोड़कर पानी के नीचे की दुनिया में जाने का फैसला किया था। आखिरकार युद्ध के दौरान जी निंग को किसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। अगर उसे कोई खतरा हुआ और उसने उन्हें बुलाने की कोशिश की और उन्हें पहले स्टारसाइजर की मुख्य दुनिया से पानी के नीचे की दुनिया में जाना पड़ा और फिर बाहरी दुनिया में जाना पड़ा, तो कीमती समय बर्बाद होगा और संभवतः निंग की मौत भी हो सकती है। वे ये जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे स्थायी रूप से पानी के नीचे स्थित एस्टेट में स्थानांतरित हो गए। देखो, सच्चे अमर प्रकट हुए हैं। दोनों पक्षों के स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर प्रकट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आज का युद्ध देखना दिलचस्प होगा। सहमत, ये बहुत उबाऊ है। वे बस लड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ते हैं। जब बड़ी संख्या में दिव्य अमर या मुक्त अमर मरते हैं तभी चीजें थोड़ी दिलचस्प होती हैं। एम्पायरियन गॉड सनब्लेज की मधुर आवाज गूंजी। बाहरी दुनिया युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। जिया सम्राट की ओर से सच्चे अमर डोंग्यान और स्वर्ग के देवता अग्नि बादल दोनों प्रकट हो चुके थे। सीमलेस गेट की ओर सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय और स्वर्ग के देवता थरीसन्स भी सक्रिय हो चुके थे। सच्चे अमर लोग युद्ध के मैदान पर नियंत्रण करने के लिए अपने जादुई खजानों और मंत्रों का प्रयोग करते थे, जबकि स्वर्ग के देवता बारी बारी से मंत्रों का प्रयोग करते थे और निकट युद्ध में शामिल होते थे। एक बार जब वे इसमें शामिल हो गए तो युद्ध का पूरा मैदान अराजक हो गया। अराजक स्थिति में ही अवसर ढूंढे जा सकते थे। एक मौका, एक अवसर। निंग सावधानी से लड़ते हुए और भी अधिक सतर्कता के साथ दुश्मन को मारने का मौका तलाशता रहा। जाओ, लाल आंखों वाले बुजुर्ग सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने दूर से उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते धरती से अनगिनत काले फूल और पौधे निकलने लगे। ये फूल और पौधे तेजी से 7 स्वर्ग दंडकों और एम्पायरियन गॉड गोलेम के पैरों में लिपटने लगे। हालांकि स्वर्ग दंडकों और एम्पायरियन गॉड गोलेम दोनों में ही जबरदस्त शक्ति थी, जिससे वे पौधों की पकड़ से आजाद हो गए। फिर भी उनकी गति पर नकारात्मक असर पड़ा। धिक्कार है। निंग को इस तरह के प्रतिबंधात्मक मंत्र से सबसे ज्यादा नफरत थी। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय आमतौर पर हर 10 दिन में एक बार ही प्रकट होता था और निंग इस तरह के वनस्पति आधारित प्रतिबंधात्मक मंत्र का बहुत पहले ही आदी हो चुका था। इसके बावजूद वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जहां तक दूर स्थित सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय की बात है, वह चुपचाप अपने हृदय में एक मंत्र के शब्दों का उच्चारण कर रहा था। उसकी हथेली पर एक सुनहरी रोशनी का कण प्रकट हुआ। यह उसके शरीर में मौजूद सुनहरी गोली जिंदन से निकले सुनहरे तरल पदार्थ का एक छोटा सा अंश था। यह अविश्वसनीय रूप से कीमती था और इसमें अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा थी। जन्म। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने शांतिपूर्वक ये शब्द जोर से कहा। उस इलाके में फैले काले फूलों और पौधों की विशाल श्रृंखला अचानक मुरझाने लगी, लेकिन निंग के पैरों के ठीक नीचे वाले काले फूल और पौधे अचानक तेज गति से बढ़ने लगे। वे हवा में और भी ऊंचे उठने लगे। पहले वे केवल कुछ हजार मीटर ऊंचे थे और केवल हेवन पनिशर्स के पैरों को ही ढक पाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वे निंग के पैरों तक पहुंचते गए, उनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा हो गई। इसके अलावा काले फूलों और पौधों के भीतर अचानक काली जंजीरें दिखाई देने लगीं।
ये काली जंजीरें उन काली जंजीरों से बिल्कुल मिलती जुलती थीं जिन्होंने यहाँ के निर्बाध शहर को जकड़ रखा था। कुल 9 जंजीरें मौजूद थीं और वे आसमान में उछलती हुई कई हजार मीटर लंबी, वे बेतहाशा गोल गोल घूमती हुई निंग के चारों ओर लिपटी हुई एक ऐसी शक्ति लिए हुए जो किसी तरह अंतरिक्ष से जुड़ी थी। निंग ने अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया लेकिन काली जंजीरों को तोड़ नहीं पाया क्योंकि वे बेतहाशा उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। जी निंग, डार्क नॉर्थ। बाकी 6 स्वर्गीय दंडक हैरान और व्याकुल थे। वे उन काली जंजीरों में छिपी भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। ब्लैक हेवन ने मुझे जो मंत्र सिखाया है वह वाकई बहुत जबरदस्त है। सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने हाथों में एक लाल जेड की बोतल निकाली। उसने उसे दूर खड़ी जी निंग की ओर निशाना बनाया, फिर जोर से गरजा, यहाँ आओ अभी। स्वर्ग को हिला देने वाली एक आकर्षक शक्ति अचानक दूर स्थित स्वर्ग दंडक पर लागू की गई, जो वर्तमान में उन 9 काली जंजीरों से उलझा हुआ और बंधा हुआ था। पुस्तक 18, अध्याय 18, अंतिम युद्ध अचानक आ गया। 9 काली जंजीरों ने जी निंग के स्वर्गीय दंडक को अपने चारों ओर लपेट लिया, जो 2 दिव्य तलवारों से उन पर वार कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे केवल कुछ स्थानिक तरंगे ही उत्पन्न हुई। अच्छा नहीं। निंग ने दूर से ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय को वह लाल जेड बोतल निकालते देखा। निंग को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। बाहर आओ। निंग शुरू में अपनी पूरी शक्ति को छिपाए रखने की योजना बना रहा था ताकि सीमलेस गेट को एक क्रूर विनाश देने का कोई मौका मिल सके, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि वह किसी भी समय वरिष्ठ रेड स्नो और बाकी 7 एम्पायरियन देवताओं को बुला सकता था, लेकिन यह उनकी अपार शक्ति की बर्बादी थी। एक बार जब वे 7 ग्रहों के देवता बनाने के लिए एकजुट हो गए तो केवल सच्चे देवता या दावफादर ही उन्हें दबा सकते थे। उनकी जैसी शक्ति ग्रैंड जिया के लिए युद्ध की पूरी दिशा बदल सकती थी। जब तक हालात बिल्कुल गंभीर न हो जाएं, निंग उनका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। स्विश स्विश 2 अमर तलवारें अचानक कहीं से प्रकट हुईं और निंग के स्वर्गीय दंडक के हाथों में प्रकट हो गईं। ये 2 उच्च श्रेणी की शुद्ध यांग आनंद विश्व तलवारें थीं। ये सच्ची अमर तलवारें थीं, उन विभाजक कलाकृतियों के विपरीत जो बस उस आकार में बदल जाती थीं। परिणामस्वरूप तलवार कला का प्रयोग करने पर ये कुछ अधिक शक्तिशाली हो जाती थीं। उसी समय और पहली बार निंग ने अपनी हृदय शक्ति को अपनी आत्मा पर लगाया। गड़गड़ाहट। उसकी हृदय शक्ति सेनापति की भूमिका में थी और उसकी आत्मा की शक्ति उसके सैनिकों की। अत्यंत सामंजस्यपूर्ण ढंग से आत्मा की समस्त संभावित शक्ति को बुलाया और प्रयोग किया गया और स्वर्गीय दंडक पर उसका नियंत्रण और उसकी शक्ति की मात्रा तुरंत बढ़ गई। निंग के हेवन पनिशर की ताकत तुरंत 3 गुनी से भी अधिक हो गई और ये तब हुआ जब निंग अभी तक आत्मा हृदय बल में विशेषज्ञ स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था। तोड़ो तोड़ो। निंग के स्वर्गीय दंडक ने पूरी शक्ति से 2 आनंद विश्व तलवारें चलाईं और उनसे नीचे की ओर वार किया, जिससे वे रक्तिम प्रकाश की चमकदार धारियों में बदल गईं जो एक दिव्य रक्त ड्रैगन में बदल गईं। 2 अमर तलवारें जो अब 2 विशाल रक्तिम ड्रैगन प्रतीत हो रही थीं, हमलावर काली जंजीरों पर बेतहाशा हमला कर रही थीं। 3 फुट तलवार का 11वां रुख, जंगल में युद्धर्थ ड्रैगन। इस रुख में निंग द्वारा तलवार के दाव के बारे में प्राप्त गहन अंतर्दृष्टि शामिल थी। इस रुख में निहिलम क्षेत्र में उनके द्वारा अनुभव किए गए 18 वर्षों के जंगली युद्ध शामिल थे। इस रुख में निंग द्वारा ग्रैंड जिया की ओर से 3 साल के युद्ध के दौरान अर्जित किया गया दृढ़ संकल्प और निर्णायकता भी शामिल थी। ये सारी बातें 3 पैरों वाली तलवार के 11वें रुख में एक साथ आ गईं। निंग की अब तक की सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी। खुद से बनाए गए हुनर ही अपने लिए सबसे बेहतरीन हुनर होते हैं, क्योंकि इंसान उन हुनरों की बारीकियों और रहस्यों को पूरी तरह समझ पाता है, साथ ही उन्हें एकदम सटीक स्तर तक इस्तेमाल भी कर पाता है। और दूसरों की तलवारबाजी के बारे में अगर आप उनमें महारत हासिल भी कर लें तो भी आप उनमें पूरी तरह से एकदम सटीक स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सच्ची पूर्णता केवल निर्माता के लिए ही संभव थी। धमाका धमाका धमाका। 2 अमर तलवारें दिव्य रक्त ड्रैगन के रूप में हमलावर जंजीरों पर टूट पड़ीं। अगर कोई इस दृश्य को नंगी आंखों से देखे तो ऐसा लगेगा मानो 10 से ज्यादा रक्त ड्रैगन अनगिनत काली जंजीरों से लड़ रहे हों। इससे पहले काली जंजीरों में अजेय शक्ति का आभास था। उस शक्ति के सामने निंग अपनी पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ा। हालांकि जंजीरें बरकरार रहीं और निंग के चारों ओर चक्कर लगाती रहीं, लेकिन अब वे उसे पूरी तरह से बांध नहीं पा रही थीं और उसे वापस लड़ने में असमर्थ बना रही थीं। यहाँ आओ अभी। दूर बैठे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने अपनी लाल जेड की बोतल उठाई और उसका मुंह निंग की ओर कर दिया। गड़गड़ाहट। निंग के हेवन पनिशर पर तुरंत एक शक्तिशाली चूषण बल लागू किया गया। निंग ने अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ा और खुद को स्थिर मुद्रा में ला दिया। उसके नियंत्रण में कुल शक्ति अब 3 गुनी हो गई थी। जेड की बोतल उसे कैसे अपने अंदर समाहित कर सकती थी? वह उसे जरा भी हिला नहीं सकती थी। अगर वह उन काली जंजीरों से पूरी तरह बंधा और असहाय होता तो नतीजा ये होता कि वह खींच जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। हालांकि जंजीरें शक्तिशाली थीं, फिर भी वह उनसे लड़ने में सक्षम था। क्या? सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय दूर से निंग को घूर रहा था। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। वह असल में अपनी शक्ति भी छिपा रहा था। क्या जी निंग है? जीवन मरण की लड़ाई में सबसे अधिक भयभीत करने वाली बात ये होती है कि शत्रु अपनी असली शक्ति छिपा रहा हो। जब आपको अपने दुश्मन के सारे राज पूरी तरह पता चल जाएं, तभी आप उससे निपटने की कोई अच्छी योजना बना सकते हैं। अगर दुश्मन अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो तो योजना नाकाम हो जाएगी। व्हाइट पोल एजियो फॉक्स, जल्दी करो और शामिल हो जाओ, सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने मन ही मन कहा।
ये जीनिंग अपनी पूरी शक्ति छिपा रहा था। अपना थोड़ा सा जिंदन सार पीने के बाद भी मैं उसे केवल अस्थायी रूप से ही बंद रख पा रहा हूँ। मैं उसे बोतल में नहीं खींच पा रहा हूँ। अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। सीमलेस गेट ने इस बार बहुत सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। यदि ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय सफल हो जाता तो यह अच्छी बात होती, लेकिन अगर वह असफल होता तो उसकी क्षमताएं ग्रैंड जिया की टीम को भारी नुकसान पहुंचा सकती थीं। इससे सीमलेस गेट के बाकी सदस्यों को उन पर एक भयंकर हमला करने का मौका मिल जाता। वे इस मौके का फायदा उठाकर ग्रैंड जिया पर जोरदार प्रहार कर सकते थे। दरअसल अगर प्रहार काफी जोरदार होता तो ग्रैंड जिया शायद पलटवार ही न कर पाता। आक्रमण करना। सच्चा अमर व्हाइट पोल एक छोटे से विश्व खजाने के भीतर सीमलेस गेट के सैनिकों की सेना के बीच चुपचाप तैयारी कर रहा था। उसने तुरंत गर्ज कर आदेश दिया। धमाका। तुरंत ही सीमलेस गेट की शक्तिशाली सेना हवा में प्रकट हो गई। सभी प्रकट हुए, एम्पायरियन देवता, सच्चे अमर, गेटमास्टर अजूर फॉक्स जैसे लोग, यहाँ तक कि स्वयं सच्चा अमर व्हाइट पोल भी पहली बार प्रकट हुआ। उसी समय 2 प्रकार के विशाल 30,000 मीटर ऊंचे एम्पायरियन देवता गोलेम भी प्रकट हुए। पहला साधारण अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एम्पायरियन देवता गोलेम था जो पूरी तरह से काला और सीम वाला था, जो निंग के पास भी था। दूसरे की बात करें तो वह अर्ध पारदर्शी था, एक मंद रक्तिम रोशनी से चमक रहा था और थोड़ा पतला था। 6 पुराने काले एम्पायरियन देव गोलेम उभर कर सामने आए। 16 नए रक्त रंग वाले एम्पायरियन देव गोलेम उभरे। मारना, उन्हें मिटा दो। सच्चे अमर व्हाइट पोल की सफेद भौहें फड़क रही थीं। उसका गंभीर चेहरा सामान्य से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया और उसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। क्या ये कैसे हो सकता है? इतने सारे एम्पायरियन भगवान गोलेम। ग्रैंड जिया की टीम पूरी तरह से स्तब्ध थी। हालांकि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि सीमलेस गेट उन्हें रोक रहा है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सीमलेस गेट इतनी भयानक शक्ति को इतने लंबे समय तक रोके रखेगा। 6 काले एम्पायरियन गॉड गोलेम और 16 रक्त लाल एम्पायरियन गॉड गोलेम। ये कितनी भयानक शक्ति थी, ये समझना जरूरी है कि जिया सम्राट खुद मुश्किल से 3 ऐसे गोलेम हासिल कर पाए थे, और वो भी सिर्फ काले रंग के। उन्होंने रक्तवर्णी गोलेम, जो ऊंचे स्तर के थे, में से एक भी हासिल नहीं किया था। झनकार, झनकार, झनकार। निंग ने अपनी आनंद विश्व तलवारें चलाईं। अभी भी काली जंजीरों से संघर्ष कर रहा था। 7 स्वर्ग दंडकों में से सबसे शक्तिशाली डार्कनॉर्थ स्वर्ग दंडक पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सिर्फ जी निंग ही नहीं, बल्कि सेलेस्टियल इमॉर्टल यूनिटी और दूसरे हेवन पनिशर्स भी दंग रह गए थे। यहाँ तक कि जिया सम्राट भी दंग रह गए थे। निंग को खतरे में देखकर जिया सम्राट बेहद चिंतित हो गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सेनाएं सहायता के लिए भेज दी। हालांकि सभी 7 स्वर्ग दंडक महत्वपूर्ण थे, लेकिन जिस एक को वे सबसे कम खोना चाहते थे वह था जी निंग। जी निंग का अकेला स्वर्ग दंडक 2-3 अन्य स्वर्ग दंडकों के बराबर था। इसके अलावा एक बार जब निंग ने एम्पायरियन क्लेश पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। एक अद्वितीय प्रतिभा जो 0 स्तरीय फील्ड गॉड के रूप में एम्पायरियन गॉड स्तर की शक्ति तक पहुंचने में सक्षम थी। एक बार जब वह अपनी सफलता प्राप्त कर लेता तो वह कितना शक्तिशाली होता। इसलिए जिया सम्राट उसे कतई नहीं हारने देंगे। वे स्वयं युद्ध के मैदान में उतर पड़े, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, जी निंग की मदद करने का मौका मिलने से पहले ही उसने देखा कि जी निंग ने अकेले ही हार टाल दी है। तो जी निंग अपनी शक्ति छिपा रहा था। बहुत बढ़िया। जिया सम्राट प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ठीक उसी क्षण सीमलेस गेट की मुख्य सेना उभरी। क्या? जब जिया सम्राट ने सीमलेस गेट सैनिकों की विस्मयकारी भीड़ को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। उसने शुरू से ही अंदाजा लगाया था कि सीमलेस गेट में कई दिव्य अमर छुपे होंगे, क्योंकि 4 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन में से 3 दिव्य अमर और लूज अमर ड्रैगन से बने थे, जिन्होंने ग्रैंड जिया को धोखा दिया था। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि सिर्फ वही ड्रैगन सीमलेस गेट की अपनी सेना का हिस्सा था जिसकी कमान एम्पायरियन गॉड वेनमसॉन्ग के पास थी। क्या सीमलेस गेट में बस इतना ही था? नामुमकिन। लेकिन जिया सम्राट ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे एम्पायरियन गॉड गोलेम उभरेंगे। लगता है वे सचमुच मेरे ग्रैंड जिया को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने अपने कई अनमोल एम्पायरियन गॉड गोलेम भेजे हैं। यहाँ तक कि 16 ऐसे ब्लड क्लाउड गोलेम भी हैं जिनसे निपटना बेहद मुश्किल है। जिया सम्राट की निगाहें ठंडी पड़ गईं। अगर ऐसा है तो चलो लड़ते हैं। एम्पायरियन भगवान कोल्ड सेवेज, एम्पायरियन भगवान काइंड वाटर, एम्पायरियन भगवान नॉर्थ वॉच, उभरो। जिया सम्राट ने आदेश दिया। जिया सम्राट का दर्जा बहुत ऊंचा था। उनके ग्रैंड जिया को दाव फादर क्रिम्सन राइट के नेतृत्व में सबसे शक्तिशाली प्रमुख दुनिया माना जा सकता था। उनके पीछे आदिम शाही कुल और दाव फादर रेन ड्रैगन भी थे, और वे स्वयं भी काफी शक्तिशाली थे। इतने वर्षों तक शासन करने के बाद उनकी अपनी सेनाएं कमजोर कैसे हो सकती थीं? ये समझना जरूरी है कि माउंट स्टेल जैसे प्रमुख विश्व, जिस पर बहुत पहले विजय प्राप्त की जा चुकी थी, में भी 3 से 5 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता थे। यहाँ तक कि एम्पायरियन देवता किंडवाटर जैसे लोग, जो हमेशा से जिया सम्राट के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार करते थे, बहुत पहले ही उनके पक्ष में खड़े हो गए थे। एम्पायरियन देवता कोल्ड सेवेज ग्रैंड जिया के मूल दानव देवताओं में से एक एम्पायरियन देवता थे। उन्होंने जिया सम्राट के साथ 1 लाख वर्षों तक युद्ध में उनकी सेवा करने का समझौता किया था। एम्पायरियन देवता नॉर्थवॉच एक पालौकिक व्यक्ति थे। जिस तरह जिया सम्राट ने जी निंग की मदद की थी, उसी तरह जिया सम्राट ने भी एक बार एम्पायरियन देवता नॉर्थवॉच की मदद की थी। अब चूंकि नॉर्थवॉच एक एम्पायरियन देवता थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनका ऋण चुकाना और अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे।
ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने जिया सम्राट के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होने का फैसला किया। एक अत्यंत विशाल दुनिया के भीतर ये ज्वालाओं की दुनिया थी जहां अनगिनत राक्षस देवता कई वर्षों से कैद थे। हालांकि ज्वालाओं की दुनिया अब उन्हें कोई सजा नहीं देती थी। पिछले कुछ समय से अनगिनत राक्षस देवता एक प्राचीन राक्षसी संरचना पंगु युद्ध संरचना में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। पंगु युद्ध संरचना फिंडगॉड संरचनाओं में सबसे प्राचीन और सबसे जटिल थी। पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना और विनाश के बाद माता नुवा जैसी सभी जीवित प्रमुख शक्तियों ने उसके प्रति अपार श्रद्धा का अनुभव किया था। उस समय माता नुवा पंगु के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थीं। पंगु के प्रति राक्षसी देवताओं की श्रद्धा और ब्रह्मांड की स्थापना के लिए उनके प्रति कृतज्ञता के कारण राक्षसी देवताओं द्वारा युद्ध में प्रयुक्त की जाने वाली कई युद्ध संरचनाओं को पंगु युद्ध संरचना नाम दिया गया। कई अलग अलग पंगु युद्ध संरचनाएं थीं और कई अन्य प्रमुख शक्तियां अक्सर उन्हें बेहतर बनाने और परिपूर्ण बनाने के लिए काम करती थीं। अंततः माता नुवा स्वयं पंगु के स्तर तक पहुंच गईं और पंगु युद्ध संरचना को और उन्नत किया। तभी वह वास्तव में पूर्ण हुई। इस युद्ध संरचना के सभी अद्भुत रहस्यों को केवल कुछ ही कुलीन महाशक्तियां जानती थीं और उनकी कुल संख्या केवल 2 हाथों से गिनी जा सकती थी। उस संख्या में आदिम साम्राज्य वंश के सुइरेन और फुक्सी साथ ही कुछ अन्य अत्यंत प्राचीन मानव सम्राट भी शामिल थे। जिया सम्राट ने जो संस्करण हासिल किया था वह स्वाभाविक रूप से एक सरलीकृत संस्करण था। हालांकि ये सरलीकृत संस्करण केवल 0 स्तरीय दुष्ट देवताओं और आदिम दुष्ट देवताओं की इस सेना के लिए पर्याप्त से भी अधिक था जिसका नेतृत्व एक ही स्वर्ग के देवता करते थे। आखिरकार वे अधिक गहन संस्करणों का ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। अनगिनत राक्षस देवता एम्पायरियन भगवान कोल्सेवेज, एम्पायरियन भगवान नॉर्थवॉच और एम्पायरियन भगवान किंडवाटर के अधीन थे। वे 3 शक्तिशाली पंगु युद्ध संरचनाओं में संगठित हो सकते थे। एम्पायरियन देवता कोल्सेवेज, काइंडवाटर और नॉर्थवॉच, अपना कदम बढ़ाओ। जिया सम्राट की आवाज आग की दुनिया में गूंज उठी। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। एम्पायरियन देवता कोल्सेवेज तुरंत उत्साहित हो गए। अपना सिर उठाकर उन्होंने वीरतापूर्ण गर्जना की, लड़ो लड़ो लड़ो। तुरंत ही अनगिनत राक्षस देवता इतने उत्तेजित हो गए कि उनकी आंखें लाल हो गईं। वे राक्षस थे। उनका जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हुआ था। युद्ध की इच्छा उनमें से प्रत्येक की रग रग में बसी थी। अनगिनत युगों तक कैद में रहने के बाद वे युद्ध के लिए पूरी तरह तरस रहे थे। उभरना। 3 सेनाओं में बटे हुए राक्षसी देवताओं का एक विस्मयकारी सैलाब उमड़ पड़ा। हर सेना के ऊपर हवा में एक विशाल ठोस प्रतीत होने वाली आकृति दिखाई देने लगी जिसके हाथ में एक अत्यंत विशाल कुल्हाड़ी थी, नंगे पांव, बिखरे बालों वाली। यह आदि देवताओं में सबसे प्राचीन था। पंगु। बूम बूम बूम। अनगिनत राक्षस देवताओं को इस दुनिया से युद्ध के मैदान में भेज दिया गया।